हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम एक 3D इन्वायरमेंट डिज़ाइन करेंगे ब्लेंडर में फ्रॉम स्क्रैच। कोई भी प्रोजेक्ट हो तो सबसे पहले क्लाइंट आपसे अपना वीएन शेयर करता है। जो भी उसका रिक्वायर्ड आउटपुट होता है उसके हिसाब से वो आपको इंस्ट्रक्शंस शेयर करता है। वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकती है, पीडीएफ फॉर्म में हो सकती हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने चीज़ों को लेकर चलना होता है। अब जैसे हमारे केस में हम आज एक यूट डिज़ाइन करेंगे, 3D इन्वायरमेंट डिज़ाइन करेंगे। तो मंगोलियन यूट है हमारे पास, उसका आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि एक पूरा स्क्रिप्ट है हमारे पास, किस तरह से हमने उसके स्ट्रक्चर को लेके चलना है, किस तरह से हमने उसके मेन स्ट्रक्चर को लेके चलना है, किस तरह से हम उसको क्लॉथ से कवर करेंगे या फिर उसकी सराउंडिंग्स कैसी होंगी, पीछे जो माउंटेन्स है वो किस तरह के होंगे, फ्लोरल अरेंजमेंट कैसा होगा और जो यूट का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, विंडोज हमारे पास किस तरह की होंगी, किस तरह का डोर होगा। तो ये सारी चीजें जो भी यूट का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो आपको पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कभी भी आप डायरेक्ट काम नहीं शुरू कर देते। आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर स्टोरी बोर्ड रेडी करते हैं। तो उस स्टोरी बोर्ड से आप फिर फर्दर 3D में ब्लेंडर में काम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बोर्ड के लिए एक जो ऐप है मैं यूज़ करती हूँ, उसका नाम है प्योर रैप। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है यूज़ करने में। आप उसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, आप उसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी टू यूज़ है और आपका वर्क फ्लो काफ़ी ईजी हो जाता है जब आपके पास एक सामने स्टोरी बोर्ड रेडी हो। आपको पता हो कि किस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपने पहले क्या क्या चीज़ मॉडल करनी है, क्या चीज़ किस तरह से मॉडल हो सकती है, किन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए आप मॉडलिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती हैं, अगर आपके पास एक प्रॉपर स्टोरी बोर्ड रेडी हो। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई भी इन्वायरमेंट डिज़ाइन करने के लिए आपने जो उसकी मेजरमेंट्स होती हैं ना वो आपने रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग लेनी होती हैं। तो इसके लिए मैंने एक ह्यूमन रेफरेंस ऐड कर लिया। व्यू बोर्ड में आप देख सकते हैं। अगर हम एन प्रेस करके इसके जो भी डायमेंशंस हैं वो देखें तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इट्स 1.04 मीटर, इसी तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वैल्यू है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यानी कि जो ह्यूमन रेफरेंस की हाइट है वो है 1.85 मीटर। अगर हम देखें एवरेज ह्यूमन हाइट हमारे पास कितनी होती है तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1.75 मीटर्स होती है मेल्स में और 1.62 मीटर्स होती है फीमेल्स में। लेकिन जो ब्लेंडर में हमारे पास रेफरेंस है वो है हमारे पास 1.85। तो 1.85 अगर हम देखें फीट्स में तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट हमारे पास 6 फीट हाइट आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ह्यूमन रेफरेंस है इसकी हाइट जो है हमारे पास वो 6 फीट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइन करेंगे। यूट की हाइट भी हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो इस तरह से आपने ह्यूमन रेफरेंस यूज़ करना होता है, उसके डायमेंशंस आपने देखनी होती हैं। यहाँ से मैं स्क्रीन कास्ट कीज़ ऑन कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे, शो होता रहे कि मैं कौन सी कीज़ प्रेस कर रही हूँ। जो भी मैं कीबोर्ड से कीज़ प्रेस करूँगी वो भी आपको यहाँ पे शो होंगी और जो मैं माउस के बटन्स प्रेस करूँगी वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर मैं मिडल जो व्हील होता है वो यूज़ करूँगी वो भी यहाँ पे शो होगा। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, इस तरह आपको यहाँ पे शो होता जाएगा। तो कीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ पे हमारे पास एनाटमी ऑफ यूट है। आपने जो भी स्टोरी बोर्ड डिज़ाइन किया हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एनाटमी की बात करें तो इसमें से आपको जो भी बेस्ट लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो बॉटम वाला एरिया है वो आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर इस तरह से कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसी तरह इसके रूफ डिज़ाइन भी आपके पास हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डिज़ाइन बॉटम से किस तरह से हम स्टार्ट करें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक राउंड शेप है, एक बड़ी सी मेन जो हमारे पास राउंड शेप है उस पर आपको कारपेट्स भी नज़र आ रहे हैं और जो ये शेप है ये नीचे ब्लॉक्स के ऊपर पड़ी है, ये वुडन ब्लॉक्स हैं हमारे पास। तो कुछ इस तरह से हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम ब्लेंडर में आ जाएं और मैं शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से एक सिलेंडर ऐड कर लूँ, इसको मैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूँ और स्केल अप कर दूँ इस तरह से। अगर ह्यूमन रेफरेंस को हम थोड़ा सा साइड पे मूव कर लें अब आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड वाली कीज़ भी इधर शो हो रहे हैं और माउस के क्लिक्स भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, तो अब ये सिलेंडर की हाइट ह्यूमन के अकॉर्डिंग हमने देखनी है। अगर इसको मैं जी प्रेस करके ऊपर ले आऊँ, इसी तरह जो ह्यूमन रेफरेंस है वो भी मैं ऊपर मूव कर लूँ। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर आप स्टोरी बोर्ड देखें, यहाँ से स्टेयर्स के ज़रिए आपने ऊपर जाना है। तो ये हमारे पास स्टेयर्स के 5 स्टेप्स हैं या 6 स्टेप्स हैं, आप चाहें तो 3-4 कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अगर हमने 5-6 स्टेप्स भी क्रिएट करने हो तो उसकी हाइट जो है वो हमारे तकरीबन इस तरह से हम ले सकते हैं। तो आप देखें कि हमारे ह्यूमन रेफरेंस के बिल्कुल यहाँ तक आ रहा है, मतलब कि हाफ से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से आप इसकी स्केलिंग कर सकते हैं।
अच्छा, ये तो हमने कर लिया, लेकिन अब इसमें एक और चीज़ है कि इसके जो ये वाले एजेस हैं ये बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसके जब आप सिलेंडर ऐड करते हैं उसकी मैश में, अगर मैं सिलेंडर को दोबारा ऐड करूँ और यहाँ से ये पैनल मैं ओपन करूँ, इसके जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये मैं स्क्रीन का की थोड़ी सी ऊपर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको शो हो रहा है इसके वर्टिसेस। तो वर्टिसेस का नंबर अगर हम इंक्रीज कर दें, अच्छा आपने देखा होगा कि पहले जो हमने सिलेंडर ऐड किया था वो 32 वर्टिसेस पे था। तो आप उसके एजेस देख सकते हैं कि यहाँ से इतने फाइन नहीं है, इतने राउंड नहीं है, लेकिन जो बाद में हमने ऐड किया उसके हमने नंबर ऑफ वर्टिसेस इंक्रीज कर दिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से राउंड है। तो अगर मैं इन दोनों सिलेंडर्स को डिलीट कर दूँ, अगर मैं न्यू सिलेंडर यहाँ पे ऐड करूँ और इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो मैं इंक्रीज़ करती जाऊँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इसके जो राउंड एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन हो गए हैं। आप चाहें तो इसके वर्टिसेस इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मैश आपने नहीं रखनी। इसको बाद में आप सब डिवाइड भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसके नंबर ऑफ़ वर्टिसेस को 42 कर लेते हैं। अब अगर हम इसकी स्केलिंग कर लें, जी प्रेस करके ऊपर लाएंगे, फेस सिलेक्शन मोड में इसका जो टॉप वाला फेस है वो आप फ्रंट व्यू में जाके इस तरह से ऊपर मूव कर सकते हैं जितनी भी आपको हाइट चाहिए। इसकी हाफ बॉडी से थोड़ा सा ऊपर तक है ये। वापस हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, फिलहाल इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि वुडन ब्लॉक्स हैं उसके ऊपर प्लेस हुआ हुआ ये। तो अगर हमने वुडन ब्लॉक्स क्रिएट करने हो, अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से क्यूब ऐड कर दूँ, सबसे पहले तो इस क्यूब को हम आगे मूव कर लेते हैं। इसकी शेप को आप रेंडमाइज कर सकते हैं। वैसे भी अगर हम स्कल्प मोड पर जाएं और स्मूथ ब्रश लेके स्ट्रेंथ आप इसकी थोड़ी सी कम करके इसको स्मूथ आउट कर सकते हैं जहाँ से मर्जी। लेकिन इससे भी पहले आपने एक चीज़ करनी है, एडिट मोड में जाके, अगर मैं इसको अंडू कर दूँ, आपने एडिट मोड में जाके इसको सब डिवाइड कर लेना है ताकि इसकी जो भी हम स्कल्पटिंग में इसमें चेंजेस लेके आए वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए। ये करने के बाद आपने स्कल्प मोड पे जाना है। वुडन ब्लॉक्स हमारे पास इतने ज़्यादा फाइन नहीं है, तो हमने वो लुक देने के लिए जो इसके बहुत ज़्यादा हार्श कॉर्नर्स और एजेस हैं उनको हमने स्मूथ आउट करने की कोशिश करनी है। आप देख सकते हैं रेफरेंस में भी कि ये ब्लॉक्स जो हैं हमारे पास इतने ज़्यादा फाइन नहीं है। कोई कोई कॉर्नर इनका या फिर कोई कोई एज इनका शार्प है, लेकिन बाकी सारे एजेस इसके बहुत ज़्यादा राउंड हैं। चाहे तो आप इंटेंसिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं और इस तरह से स्मूथ कर लेंगे। अगर आप इसकी जो सब डिवीजन है वो इंक्रीज कर देंगे तो ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि मटेरियल अप्लाई करते हुए आप चाहे तो इसे वुडन मटेरियल भी दे सकते हैं या फिर आप स्टोन्स का मटेरियल भी दे सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर दूं तो ये बिल्कुल स्टोन्स की तरह भी लग सकता है, रॉक्स की तरह, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं। तो फिलहाल हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अगर हम इसे रॉक्स का मटीरियल दें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि हमने एक या फिर रॉक या फिर एक वुडन ब्लॉक हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम डुप्लीकेट करके इस तरह से राउंड एरिया में कॉपी करने की बजाय हम इस पे मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे। हमारे पास एक एरे मॉडिफायर होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एरे में आप बेसिकली जो डुप्लीकेट है किसी ऑब्जेक्ट का वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारे पास लाइन में आपको यहाँ पे ऑरेंज हाईलाइटेड एरिया से शो हो रहा होगा कि इस वक्त ये हमारे पास लाइन में डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन हमें सर्कल में चाहिए। और सर्कल में आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और 3, क्योंकि हमारे पास काउंट 3 है तो काउंट इंक्रीज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अब नीचे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक रेंडमाइज की भी ऑप्शन है। अगर आप इसको एनेबल कर दें, नीचे और फर्दर ऑप्शंस आ जाएंगी। आपके पास रोटेशन की ऑप्शन आ जाएगी तीनों एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि एक्स, वाई, जेड। तो आप इनको रेंडमाइज कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से रेंडमाइज करने की कोशिश करूँ तो इनका जो एंगल है रोटेशन का वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि वो जो हमें एक सिमेट्री शो हो रही थी ना ब्लॉक्स में, वो इस तरह से नहीं रहेगी बल्कि वो चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आप ऑफसेट की वैल्यू चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसकी जो रोटेशन है वो अगर हम फ्रंट व्यू से चेक करें तो जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन हम कर रहे थे उसमें आप देख रहे हैं कि ये ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं। हमें इस तरह से नहीं करना क्योंकि हमें इस राउंड सरफेस के बिल्कुल साथ साथ ब्लॉक्स चाहिए। तो इसको अभी आप 0 कर दें और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी ये ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो इसे भी हम 0 कर देंगे। हमें सिर्फ इसकी रोटेशन चेंज करनी है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। 7 प्रेस करके टॉप व्यू पे आ गए हैं। रोटेशन चेंज करने से इनमें डिस्टेंस भी चेंज होता जा रहा है और इनकी रोटेशन भी चेंज होती जा रही है। तो इस तरह से आप ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं वापस फ्रंट व्यू में जाऊँ, आप देखेंगे कि जेड एक्सिस की वैल्यू चेंज करने से भी ये ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो मैं इसको अंडू कर दूंगी। इसी तरह वाई एक्सिस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप 7 प्रेस करके टॉप व्यू पे जाएं तो आप देखेंगे कि कुछ ब्लॉक्स बिल्कुल ही अंदर मूव कर गए हैं। तो हमें इस तरह का भी रिजल्ट नहीं चाहिए, तो आप इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको रेंडमाइज करूंगी इस तरह से
बाकी आप फ्लिप भी कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं कि हर एक एक्सिस पे क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं फ्रंट व्यू पे जाऊं तो फ्लिप करके भी इस तरह से कुछ हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल फ्लिपिंग की इतनी ज़रूरत है, तो इसको आप वापस बेशक 0 पे सेट कर दें, इट्स फाइन। अच्छा, ये करने के बाद अब आपने सिंपली क्या करना है कि ये सारा सेटअप तो हमारा हो गया। अगर हम फ्रंट व्यू पे देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ तक ये स्टेप्स हमारे हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप देखेंगे यूट की जो बॉडी है वो भी राउंड है, मेन जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी राउंड है। तो हम ये शेप अचीव करने की कोशिश करते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करके अगर मैं यहाँ पे एक और सिलेंडर ऐड करूँ और इसको मैं जी प्रेस करके ऊपर मूव कर लूँ, एस प्रेस करके इसका स्केल अप करूँ और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका स्केल डाउन करूँ। अच्छा, अब यूट की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो अगर हम इस पर्सन को उठा के ऊपर मूव कर दें और इस सरफेस के ऊपर ले आए तो यूट की हाइट इतनी होनी चाहिए कि जो भी हमारा ह्यूमन रेफरेंस है इसके सर से बिल्कुल भी टच ना हो, थोड़ा थोड़ा ऊपर गैप होना चाहिए। तो अगर इस हिसाब से हम यूट की हाइट देखें तो इस वक्त ये हमें ठीक लग रही है, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका स्केल थोड़ा सा कम होने की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस हमें चाहिए। अगर आपको ये स्केल कम लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है इसको स्केल अप कर सकते हैं ताकि सरफेस एरिया हमारे पास इंक्रीज हो जाए। और साइज इस तरह से इंक्रीज करना है कि आपने एस प्रेस करना है और शिफ्ट जी प्रेस कर देना ताकि जेड एक्सिस के लॉन्ग इसकी हाइट चेंज ना हो। पर्सन को हम थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर देते हैं और यूट का हम साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो इतनी स्पेस इनफ है साइड्स पे। अब आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊंगी, ज्यादा हाइट हो गई थी। अब इसमें एक और चीज है कि आप देख रहे हैं कि ये राउंड एरिया है, उसके बाद एक ये एरिया ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये करने के लिए हम इसको एक्सट्रूड करके देखते हैं। ई प्रेस करेंगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा और इसको हम स्केल डाउन कर देंगे कुछ इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि यूट की फॉर्म क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है कि अगर हम यूट की एनाटॉमी को छोड़ के यहाँ पे रूफ वाले एरिया में आए तो रूफ हमने कुछ इस तरह से डिजाइन करनी है। इस डिजाइन के लिए आपको जितनी भी स्पेस रिक्वायर्ड है आप इसको उतना ही स्केल डाउन करेंगे। तो अगर मैं इसको अंडू करूं और स्केल डाउन करूं दोबारा तो मैं इसको इतना सा साइज इसका रख लूंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अगर हम इसे गौर से देखें, यहाँ पे एक सेपरेट मटेरियल है हमारे पास और ये मटेरियल थोड़ा सा हमारे पास इस तरह से राउंड शेप में है। तो ये रिजल्ट अचीव करने की हम कोशिश करते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करके यूवी स्फीयर ऐड कर लेना है, इसको हम जी प्रेस करके ऊपर ले आएंगे और जितना आपको यहाँ से रूफ का एरिया चाहिए, मतलब मुझे इतना सा चाहिए, ज्यादा राउंड नहीं चाहिए। इसका जो यहाँ पे आपको ये वाले एजेस नजर आ रहे हैं सर्कुलर, इसके साथ साथ मुझे चाहिए तो मैं इसको इतना सा सेलेक्ट कर लूंगी। एडिट मोड में जाऊंगी, एक्सरे मोड ऑन कर लूंगी और वर्टेक्स सिलेक्शन में जो एक्स्ट्रा वर्टिसेस हैं, यानी कि जो नीचे वाले वर्टिसेस हैं, ये मुझे इनकी जरूरत नहीं है तो मैं इनको डिलीट वर्टिसेस कर दूंगी। एक फेस हमें छोड़ देना चाहिए। जो ऊपर वाला एक लूप है वर्टिसेस का वो हमें छोड़ के बाकी सारे वर्टिसेस डिलीट कर देने हैं। वापस हम ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं अगर मैं एक्सरे मोड ऑफ कर दूं तो ये हमारे पास एक राउंड शेप आ गई है। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है देखें आप, ऊपर एक इस तरह से शेप बनी हुई है, तो सिमिलर शेप आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपने शिफ्ट ए प्रेस करके एक सिलेंडर ले लेना है, इसको हम जी प्रेस करके ऊपर ले आएंगे, स्केल डाउन कर देंगे। जूम करके काम करते हैं हम। जी प्रेस करके ऊपर मूव कर लेंगे, स्केल डाउन कर देंगे। टॉप व्यू आप देख सकते हैं कुछ हिस्सा से हमारे पास आ रहा है। अच्छा, इसकी जो भी अब शेप है ना हमारे पास, हम उससे सिमिलर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं नीचे से जो हमारा जो फेस है सबसे बॉटम वाला वो थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है, साइज में ज्यादा है। जो ऊपर वाला फेस है वो हमारे पास कम है। तो हम इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसे ऊपर मूव कर लेते हैं, एडिट मोड में जाएंगे, यहाँ से हम एक लूप कट ऐड कर लेते हैं और इसको नीचे मूव कर लेते हैं। फिर आपने सिंपली फेस सिलेक्शन मोड में जाना है और जो इसका बॉटम वाला फेस है वो सिलेक्ट कर लेना है और इसका स्केल अप कर देना है। प्रोपोर्शनल एडिटिंग हम ऑफ कर देंगे कुछ इस तरह से। कुछ सिमिलर चीज हमारे पास रेडी हो रही है, लेकिन इसमें एक चीज है कि ये इस शेप के अंदर नहीं जा रहा बल्कि थोड़ा सा ऊपर है, तो हम भी ऊपर कर देते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो टॉप वाला फेस है इसको सिलेक्ट करके आपने नीचे मूव कर लेना है और एक्सट्रूड करना है थोड़ा सा एरिया। फिर आपने फेसेस के लूप को सिलेक्ट करके स्केल अप कर देना है। Alt E प्रेस करके आप एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक्सट्रूड हो जाएगा। फिर टॉप वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, इसको आप जी प्रेस करके ऊपर ले आएंगे, इसको दोबारा से एक्सट्रूड करके Alt E प्रेस करेंगे और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स पे क्लिक कर देंगे। तो जितनी भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है हाइट वो आप अचीव कर सकते हैं। वापस हम ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हैं और इसका स्केल डाउन कर देते हैं क्योंकि मुझे काफी बड़ा लग रहा था, और इसे नीचे मूव कर देते हैं। अब इसमें एक चीज है कि राइट क्लिक करके सिंपली आप शेड स्मूथ कर दें और सबसे पहले इसका ट्रांसफॉर्म्स जो हैं वो रीसेट कर देंगे।
अगर आपने स्मूथ नहीं भी करना तो भी खैर है, अभी इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि कुछ वुडन पीसीज हैं हमारे पास, वो इस तरह से लगे हुए हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं। इस तरह से एक एज हम इसका बाहर की तरफ मूव कर लेंगे। थोड़ा कम हो गया था, मैं इसको ज़्यादा कर लेती हूँ ताकि जो वो वुडन लॉग्स हमारे पास हैं वो यहाँ पे अटैच हो सकें। और मुझे लगता है थोड़ा सा और करना चाहिए। रेफरेंस को छोड़ के अब हम खुद से देखते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कॉपी पेस्ट करें, सिर्फ आपने उससे एक इंस्पिरेशन लेनी होती है या आइडिया लेना होता है, बाकी सब आपने खुद ही करना होता है। गिज़मोज़ मैंने ऑन कर लिया ताकि इनको मूव करने में आसानी हो जाए। अब आपने ये देखना है कि ये बिल्कुल इस तरह से इस एरिया के नीचे ये जाने चाहिए। स्केल डाउन कर लेंगे और साथ साथ हम इसको रोटेट करते जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम एडिट मोड में जाएं और जो बॉटम वाला फेस है इसको हम सबसे पहले आई प्रेस करके इंसर्ट कर लेंगे और फ्रंट व्यू में जाके इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे अलॉन्ग जेड एक्सिस। यहाँ पे भी हमारी शेप जो है वो कुछ इसी तरह से डिज़ाइन हुई हुई है। थोड़े से यहाँ पे बॉटम पे हमें ये फेस शो हो रहा है इसका, तो ये हम ऊपर मूव कर देंगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो सिंपल सी है कि आपने टॉप व्यू में चले जाना है और आप चाहें तो इस पर भी एरे मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं। शेप को हम लाइन से कन्वर्ट कर देंगे सर्कल में। इसका काउंट आप इंक्रीज करते जाएंगे। अच्छा, ये फॉर सम रीज़न एरे मॉडिफायर इस पर इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा। जो रिज़ल्ट हमें रिक्वायर्ड है वो अचीव नहीं हो रहा, लेकिन और कुछ चीज़ हमारे पास क्रिएट हो गई है और आई एम श्योर जब मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करूँगी तब ये बनेगा नहीं। तो बस आप देख लें, कुछ इस तरह की शेप हमारे पास क्रिएट हो रही है। इसको हम एरे मॉडिफायर की बजाय अगर मैनुअली खुद ही सेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग भी ये सही तरह से वर्क नहीं कर रहा। मैं इसी तरह डुप्लीकेट करके मैनुअली इसको सेट कर लेती हूँ। एक चीज़ ये है कि डुप्लीकेट करने के दो तरीके होते हैं, एक शिफ्ट डी होता है और एक आल्ट डी होता है। तो ये दोनों जो तरीके हैं और इनके क्या रिजल्ट्स होते हैं ये मैंने मेंशन किए हुए हैं पहले भी, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करते हैं तो आप उस पर कुछ भी मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई करें, उसका स्केलिंग, रोटेशन कुछ भी चेंज करें तो वो उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ वर्क करता है, यानी कि उसका इफेक्ट सिर्फ उस सिंगल ऑब्जेक्ट पे होता है। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट करें आल्ट डी करके तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो मैश है वो अलग से सेपरेट क्रिएट नहीं होती, मतलब कि आपकी मैश वहीं रहती है जो उसका ओरिजिनल नंबर होता है। वो बेसिकली एक आपकी व्यू पोर्ट में आपके पास एक कॉपी जनरेट हो जाती है, तो वो उसमें आप जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी चेंजेस लेके आएंगे उसकी डुप्लीकेट में भी वही चेंजेस आपके पास शो होंगी। तो बेसिकली होती वो एक ही मैश है लेकिन वो आपको डुप्लीकेट शो हो रही होती है। अगर आप शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करें तो आपकी मैश भी इंक्रीज होती जाएगी और इस तरह आपकी फाइल भी हैवी होती जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो सेम साइज में होती हैं और इतनी ज़्यादा उसमें आपने चेंजेस नहीं करनी होती, तो वो आप आल्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। इस तरह से हम रोटेट करते जाएंगे। इसमें इतनी ज़्यादा सिमेट्री की ज़रूरत नहीं है, रैंडमली आप इसको प्लेस भी कर दें तो भी ठीक है। तो रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर लग रहा है मुझे। ना हमें इतनी ज़्यादा सिमेट्रिकल लुक चाहिए थी, तो मुझे लगता है परफेक्ट है। जो हमें रिज़ल्ट चाहिए था उस हिसाब से बिल्कुल ठीक बन गया। अच्छा, टॉप हमारी हो गया डिज़ाइन। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो हम विंडोज़ पे आ जाते हैं। अब विंडोज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ी सी क्रिस क्रॉस टाइप विंडोज़ है हमारे पास, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर मैं इसे क्लोज कर दूं। और विंडोज़ के लिए सबसे पहले आपको शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन ऐड कर लेना है RX90। इसको मैं बिल्कुल सेपरेट यहाँ पे ले आती हूँ। सबसे पहले हम इसका स्केल देख लेते हैं यूनिट के हिसाब से, क्योंकि हमने फ्रंट पे विंडोज़ सेट करनी है तो हम साइज देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा। अब हम इसे कम कर देते हैं। दो यहाँ पे साइड पे विंडोज़ आ जाएंगी, सेंटर में हमारा डोर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से होगा। विंडो का मेरा ख्याल है साइज इतना ठीक है हमारे पास, क्योंकि अभी साइड पे उसका विंडो फ्रेम भी आएगा। अभी सिर्फ हम जो उसकी नेट होती है ना, या फिर उसकी वो जो रॉड्स टाइप स्ट्रक्चर होता है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरा ख्याल है स्केल इतना ठीक है। बाद में हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको मैं बिल्कुल साइड पे ले जाके सेट करती हूँ। इसके लिए जो सबसे पहले आपने एक चीज़ करनी है वो ये है कि एडिट मोड में जाके कंट्रोल R प्रेस करके लूप कट सेट कर लेने हैं। जिस तरह का आपको स्ट्रक्चर चाहिए उतने ही आपने लूप कट सेट करने हैं। अच्छा, ये करने के बाद आपने A प्रेस करना है ताकि आपकी जो मैश है वो सिलेक्ट हो जाए। फेस में आपने जाके यहाँ पोक फेसिस की आपको ऑप्शन मिलेगी,
और अगर आप इस पे होवर करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ शो होगा स्प्लिट अ फेस इनटू अ फैन। तो स्प्लिट अ फेस इनटू अ फैन आपके पास कुछ इस तरह से पोक फेस इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है कि फेस में दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी ट्राइंगल्स टू क्वाड्स। तो जितनी भी ट्राइंगल्स हैं वो क्वाड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसकी जो शॉर्टकट है वो है Alt J। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो ट्राइंगल्स टू क्वाड पे मैं क्लिक कर दूंगी और अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। तो ऑब्जेक्ट मोड पे मैं वापस चली जाती हूँ। यहाँ से मॉडिफायर्स पैनल में जाना है और ऐड मॉडिफायर पे क्लिक कर देना है। हमारे पास एक मॉडिफायर होता है वाइड फ्रेम मॉडिफायर, इसको हम अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो इसकी थिकनेस के साथ प्ले कर सकते हैं, आप चाहें इसकी थिकनेस इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो अगर बिल्कुल आप इसको मैक्सिमम पे ले जाएंगे तो वो इस तरह से डिफॉर्म होता जाएगा, लेकिन हमें इतनी ज्यादा थिकनेस नहीं चाहिए। तो बिल्कुल जो विंडोज की एक थिकनेस होती है स्टैंडर्ड, उतना ही हम इसको रखेंगे। बाकी बाउंड्री आप चाहें तो ऐड कर लें, वो आपकी मर्जी है। अगर मैं आपको साइड से एक व्यू दूं इसका, तो आप देख रहे हैं अगर बाउंड्री हम नहीं ऐड करेंगे तो ये इस तरह से ओपन एजेस होंगे। इसके जो साइड वाले एजेस हैं वो ओपन होंगे और अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमें शो होगा। लेकिन अगर मैं बाउंड्री को एनेबल कर दूंगी तो ये क्लोज हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसे एनेबल कर सकते हैं। फ्रेम के लिए भी सिंपली मैं यहाँ से Shift A प्रेस करके प्लेन ऐड कर लूंगी RX90 और इसको भी मैं बाहर मूव कर लूंगी। Ctrl 3 प्रेस करके साइड व्यू पे जाऊंगी मैं। एडिट मोड में आपने सिंपली क्या करना है कि इसको एक्सट्रूड कर लेना है थोड़ा सा पीछे की तरफ, कुछ इस तरह से। अब आपने एक काम करना है कि इसका जो साइज है ओवरऑल वो थोड़ा सा मैं इसका कम कर लेती हूँ। ये सेंटर में नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देती हूँ। काफी इसका डिस्टेंस इक्वल हो गया दोनों साइड से, ऊपर और नीचे से भी। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने सिंपली क्या करना है, एडिट मोड पे चले जाना है और इसमें लूप कट्स ऐड कर लेने हैं और C प्रेस करके आपने सिलेक्शन कर लेनी है। सबसे पहले तो हम फेस सिलेक्शन को इनेबल कर देते हैं और C प्रेस करके फेसेस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। माउस व्हील स्क्रॉल करके आप इस सिलेक्शन का जो एरिया है वो भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये मैं डिलीट कर दूंगी ताकि जो विंडो का बैकग्राउंड है वो हमारे पास क्लियर हो जाए। यहाँ पे लूप कट्स ऐड करके जो भी हमारे पास फेसेस क्रिएट हुए थे वो हमने सेलेक्ट कर लिए। अब सिंपली आपने थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देना है और आपने सिंपली इसको एक्सट्रूड कर लेना है बाहर की तरफ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने करना है एज सिलेक्शन मोड में जाके जो बॉटम वाले हमारे फेसेस हैं इनको सिलेक्ट कर लेना है 1 प्रेस करके और इनको ऊपर मूव कर लेना है। आप चाहें तो यही चीज सेंटर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इनकी साइड्स पे करूंगी और Ctrl B करके आप इसे बेवल कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे आप एक लूप कट ऐड करके जो भी आपके पास ये वाले एजेस हैं इनको आप स्केल अप कर सकते हैं। तो विंडो की फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह की क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए भी आप इसको थोड़ा सा जो हमने लूप कट ऐड किया था इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर मैं 3 प्रेस करके इसको थोड़ा सा बाहर मूव करूं और इसको हम थोड़ा सा नीचे मूव करें एक्सट्रूड करके अलोंग Z एक्सिस और वापस आप इसको एक्सट्रूड कर दें अलोंग Y एक्सिस पीछे की तरफ, तो इस तरह से ये क्लोज्ड फॉर्म हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये सब करने के बाद सिंपली आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और 1 प्रेस करके आप इसको प्लेस कर देंगे जो भी इसकी पोजीशन बनती होगी। तो यहाँ से मैं इसको सेट करना स्टार्ट कर देती हूँ। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट ये सेट नहीं होगी, आपको इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमने इनके ट्रांसफॉर्म्स को रीसेट करके इनका जो ओरिजिन है वो सेट कर देना है ज्योमेट्री पे। फिर उसके बाद यहाँ से आपने इंडिविजुअल ओरिजिन्स पे क्लिक कर देना है। 7 प्रेस करके आपने इनको रोटेट कर लेना है। 1 प्रेस करके हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि विंडो के लिए हमें इतनी स्पेस चाहिए साइड पे। अगर सेंटर में हमारा डोर है तो यहाँ पे 2 विंडोज हमारी सेट हो जाएंगी, कुछ इस तरह से विंडोज आ जाएंगी और इनकी जो हाइट है वो भी मैं थोड़ी सी इस तरह से रखूंगी। टॉप व्यू पे जाके आपने इसको सेट कर लेना है, थोड़ा सा और रोटेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा राउंड है हमारे पास जो शेप है। जो हमने बाद में क्यूब ऐड किया था इसको हम पहले थोड़ा सा आगे ले आते हैं पकड़ के। अगर मैं इसको दोबारा इस तरह से रोटेट करूं ताकि ये एक एक्सिस के अलोंग स्केल अप हो जाए, तो अभी ये एक्सिस को वो नहीं कर रही, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। अच्छा, जब भी आप कोई चीज़ रोटेट कर लें तो उसको मूव करने के लिए भी आपके पास एक सोल्यूशन है कि वैसे तो वो चीज़ ग्लोबल एक्सिस के अकॉर्डिंग बिहेव कर रही होती है, लेकिन अब जैसे हमने विंडो को रोटेट कर दिया था तो यहाँ से अगर आप लोकल एक्सिस ऑन कर लें तो वो अपने लोकल एक्सिस के अलोंग बिहेव करेगी। अब जैसे मैं अंडू करूँ, अगर यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे रोटेट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से लोकल एक्सिस ऑन कर दूँ और अब मैं इसकी जो
विंडो का फ्रेम है इसको मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्केल अप करना चाहती हूँ, तो इस तरह से हम स्केल अप कर सकते हैं। जब भी आप कोई चीज़ रोटेट करते हैं तो वो ग्लोबल एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट नहीं कर रही, तो आपने उसकी रोटेशन को चेंज नहीं करना, बल्कि आपने अपने एक्सिस को चेंज कर लेना। आपने ग्लोबल एक्सिस की बजाय लोकल एक्सिस पे स्विच कर देना है। अब आप देखेंगे कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी विड्थ इंक्रीज हो गया। मैं थोड़ी सी और इंक्रीज कर लूंगी ताकि ये राउंड जब यूनिट के अंदर जाए तो बाहर भी हमारे पास काफ़ी मार्जिन हो। और इसको मैं पीछे मूव करूंगी ताकि विंडो के साथ बिल्कुल सही से ये एडजस्ट हो जाए। अब अगर हम इसे सेट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा और रोटेट करेंगे और थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर देंगे, तो अब आप देख सकते हैं विंडोज़ हमारी प्लेस हो गई हैं। कोई भी यहाँ पे हमारे पास गैप नहीं है, मतलब कि हमने इसकी विड्थ इतनी कर दी थी कि हमारे पास विंडो में गैप ना बचे। तो किसी भी गैप के बगैर हमारे पास इस तरह से विंडोज़ क्रिएट हो गई हैं। इसी को सेम हम डुप्लीकेट कर सकते हैं Alt D प्रेस करके, और टॉप व्यू में जाके आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं और आप इसको रोटेट करेंगे। सेम जो आपका डिस्टेंस यहाँ पे है वहीं आपने इस साइड पे भी रखना है। तो अब आप देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, तो मैं जो ये वाली विंडो है इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लूँगी और इसी के अकॉर्डिंग सेट भी कर लूँगी। यूट का जो मेन स्ट्रक्चर है इसके हम ट्रांसफॉर्म्स रीसेट करके इसकी जो भी ओरिजिन है वो हम ज्योमेट्री पे सेट कर लेते हैं, और सिंपली राइट क्लिक करके आप इसे शेड ऑटो स्मूथ या शेड स्मूथ कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो बॉटम वाला है वो भी आप इसके ट्रांसफॉर्म साथ साथ रीसेट करते जाएं, वरना एंड में मुश्किल हो जाता है। इस तरह से हम स्मूथ कर लेंगे। अभी जो हम मॉडलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि हर चीज का कलर सेम है और चीजें डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो रही हैं। तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे आपने सिंपली जाना है, जो आपका व्यू पोर्ट शेडिंग टैब है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट कलर की ऑप्शन शो होगी। तो यहाँ पे आपने सिंपली रैंडम पे क्लिक कर देना, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो हर एक ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट कलर में शो हो रहा है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है और वर्किंग करना आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो हमने डिजाइन करना है डोर। अच्छा, ये हमारा डिस्टेंस इक्वल नहीं है विंडोज का, वो भी इक्वल कर लेते हैं। अब डिस्टेंस हमारा कुछ इक्वल हो गया पहले से। डोर का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। अगर ये वाला डोर लें तो इसके लिए सब सिंपली आपने एक डोर का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करना है, उसमें विंडोज इस तरह से ग्लास ऐड कर देना है और ऊपर से इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसको भी। अगर जो हमारे पास ह्यूमन रेफरेंस है उसको मैं यहाँ पे मूव करूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें कितना डोर का साइज़ चाहिए, तो आप देख रहे हैं जो हमारा ह्यूमन रेफरेंस है वो यहाँ पे फिट आ गया, मतलब कि डोर का साइज़ हमारा ठीक है। ऑब्वियसली इसके बाद साइड पे फ्रेम वगैरह भी आ जाएगा तो इसका साइज़ और इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह से सेट करते हैं। साइज़ मेरा ख्याल है इसका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, लेकिन एज अ 6 फीट ह्यूमन ये साइज़ फिर भी ठीक है। अब अगर एडिट मोड में जाके हम लूप कट्स ऐड करें, सबसे पहले एक लूप कट हम सेंटर में ऐड कर लेते हैं। एक लूप कट हमारा टॉप पे आ जाएगा कुछ इस तरह से, एक लूप कट हमारा बॉटम पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि कुछ एरिया अंदर से इस तरह से ग्लास लगा हुआ है वहाँ पे। तो सिंपली उस एरिया को क्रिएट करने के लिए भी आपने लूप कट सेट करने हैं सबसे पहले तो वर्टिकली, और इनको इस तरह से सेट कर देना है। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे। इसका एक और तरीका ये है कि आप सिंपली वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाएंगे, जो हाफ है उसको आप डिलीट कर देंगे और जो बाकी का हाफ है उस पर आप मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे। तो मॉडिफायर्स आपके काम को इस तरह से ईजी भी बना सकते हैं। एडिट मोड में वापस आएंगे तो अब हमें सिर्फ इस एक साइड पे वर्किंग करने की ज़रूरत है, दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ होती जाएगी। तो हॉरिजॉन्टली अब हम एक लूप कट ऐड कर देते हैं और एक लूप कट हम बॉटम पे ऐड कर देते हैं। इसी तरह वर्टिकली एक लूप कट हम यहाँ साइड पे ऐड कर देते हैं। तो लूप कट्स ऐड करने की रीज़न ये थी कि अब अगर हम फेस सिलेक्शन मोड में इस एरिया को हम अगर डिलीट कर दें तो यहाँ पे बेसिकली आप ग्लास ऐड कर सकते हैं, वो हम एज अ सेपरेट प्लेन ऐड कर लेंगे। इससे भी पहले आपने एक चीज़ करनी है कि शिफ्ट ए प्रेस करके सिलेंडर ऐड कर लेना है और स्केल डाउन कर देना है। Alt D प्रेस करके इसको हम ऊपर मूव कर लेंगे और Alt D प्रेस करके एक और डुप्लीकेट हम ऊपर मूव कर लेंगे। अब इनका डिस्टेंस थोड़ा सा इक्वल करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने सिंपली क्या करना है कि शिफ्ट D प्रेस कर लेना है और इसको हम सेंटर में सेट करेंगे। शिफ्ट डी करने का रीज़न यही है कि हमें ये वर्टिकली चाहिए था, तो एक हम अलग से कॉपी जनरेट करेंगे। स्केलिंग इसकी ओवरऑल कम करके सिर्फ हमें जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका स्केल अप करना है, और इन तीनों का हम जेड एक्सिस के अलॉन्ग स्केल डाउन भी कर सकते हैं।
Alt D प्रेस करके सेम यही चीज़ हम दूसरी साइड पे कॉपी कर लेते हैं और Ctrl 3 प्रेस करके हम देखते हैं कि यहाँ से इसकी जो पोजीशन है वो ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो हम इसी को Shift D करके डुप्लीकेट कर लेंगे और सेंटर में ले आएंगे। 3 प्रेस करके हम इसका जो स्केल है वो SY के अलॉन्ग, मतलब के Y एक्सिस के अलॉन्ग इसका स्केल अप करेंगे। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि डोर के सेंटर में एक यहाँ पे वुड का पीस एक्सटेंडेड है थोड़ा सा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। बाकी डोर में हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं वो भी हम ऐड कर लेते हैं। अगर हम इसी की डुप्लीकेट साइड पे ले जाएं और इसका स्केल अप कर लें अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप्स हैं, तभी इतनी ख़राब हो रही थी, हमें क्यूब चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे जो हम सिलेंडर लाए थे ना वही मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, लेकिन अगर आप क्यूब ऐड करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जल्दी से हम सिलेंडर्स को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी हमने सिलेंडर्स ऐड किए थे उसकी जगह हम क्यूब्स ऐड कर देते हैं। अब आप इनमें डिफरेंस चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो वर्टिकल शेप्स हैं उनको भी हम रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको फ़ौरन फिक्स भी कर सकते हैं। अगर एक शेप के साथ काम करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो वो इतना अच्छा ना लगे तो आपको किसी और शेप के साथ चलना पड़े। इस तरह से हमारे पास कुछ डोर का डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। अब डोर की डिटेल्स में सबसे पहले ना यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि स्टेयर्स के बाद थोड़ा सा ये वाला एक एरिया है जहाँ पे एक आपको मैट भी नज़र आ रहा है, तो हम ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सिंपली यहाँ से एक प्लेन ऐड कर दूँ और इसको RY90 कर दूँ। सेम वही स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं। लूप कट्स ऐड कर लेने हैं और हमने ऑब्जेक्ट मोड में जाके मॉडिफायर अप्लाई कर देना है। थिकनेस हमने इसकी इंक्रीज़ कर देनी है और बाउंड्री हमने इनेबल कर देनी है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास रिज़ल्ट अचीव हो रहा है। इसका साइज़ मुझे लगता है हमें कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ह्यूमन रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। तो साइज़ हम कम कर सकते हैं। एक और क्यूब ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें मज़ीद डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइन के लिए आप यहाँ से कोई आइडिया भी ले सकते हैं या फिर खुद से भी कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपली साइड व्यू पे जाके एडिट मोड में एक लूप कट ऐड करें, फेस सिलेक्शन मोड से टॉप वाला फेस हम सेलेक्ट कर लें और इसका हम थोड़ा सा साइज़, इसको सबसे पहले हम एक्सट्रूड कर देते हैं और फिर हम साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। तो डिज़ाइन हमारा कुछ थोड़ा बहुत इससे मैच कर रहा है, तो यही चीज़ हम रिपीट करते हैं। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास क्रिएट हो रहा है। इधर से ये आपने एक चीज़ करनी है कि थोड़ा सा ऊपर जाना है। आई प्रेस करके सिंपली आपने इंसर्ट एक ऐड करना है और इसको आप स्केल डाउन कर सकते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस, ताकि ये इक्वली हो जाए। वैसे अगर आप डबल आई प्रेस करें तो भी ये हो सकता है। सिंपली अब आपने इसको एक्सट्रूड कर देना है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जितनी डोर की आपकी हाइट है वहाँ तक। कुछ इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। अब इसके दरमियान में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा एक अंदर की तरफ कर्व है, फिर थोड़ा सा बाहर है, फिर अंदर की तरफ है, फिर ये स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम हो। अगर हम लूप कट ऐड करें फर्स्ट, तो फेस सिलेक्शन मोड में सिंपल आपने लूप को सिलेक्ट कर लेना है। एक्सट्रूड करना है तो आप अलॉन्ग नॉर्मल्स भी कर सकते हैं, तो ये इस तरह से अंदर की तरफ हो जाएगा। फिर इसी तरह आप एक लूप कट ऐड करेंगे और एक और लूप कट ऐड करेंगे। फेस सिलेक्शन मोड में आप ये लूप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास क्रिएट हो जाएगा। यही सेम चीज़ आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्रिएट करेंगे। चाहें तो आप इस पर भी मिरर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका जो काम है वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका रेडी हो जाएगा। अब यही चीज़ आप सेम कॉपी करेंगे दूसरी तरफ, तो हम इसको डुप्लीकेट करके दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा एरिया हमारे पास कवर्ड है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको कवर करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको इस तरह से स्ट्रेट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एरिया ज़्यादा लग रहा है तो सिंपली आप इसको पीछे की तरफ भी थोड़ा सा मूव कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। और अभी आप देखें डोर से पास कर रहा है हमारा, ये हम ग्लोबल एक्सिस पे स्विच कर देते हैं ताकि हम इसे मूव कर सकें। सेम यही चीज़ Alt D प्रेस करके मैं डुप्लीकेट कर लूँगी और मैं दूसरी साइड पे कॉपी कर लूँगी। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब जो बाकी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे हमने एक शेप ऐड करनी है। अगर Shift A प्रेस करके हम एक और क्यूब ऐड कर लें
मुझे लगता है कि इस पिलर को थोड़ा सा हमें नीचे करने की ज़रूरत है, तो वो मैं इस तरह से कर लूँगी। अभी आपने नोट किया होगा कि मैंने Alt D प्रेस करके डुप्लीकेट किया था, तो अब मैं जैसे जैसे इसे मूव कर रही हूँ तो ये वाली चीज़ भी उसी तरह मूव कर रही है। तो इसका थोड़ा सा हम साइज़ कम कर देते हैं यहाँ तक, और हम इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका हमने साइज़ कितना रखना है। जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर एडिट मोड में जाएं और जो टॉप वाले वर्टिसेस हैं हमारे, इनका हम साइज़ कम कर दें। एक हमारे पास ट्रायंगुलर शेप है, वो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है। अब अगर हम जो ये डोर का एक्सटेंडेड एरिया, इसको हम हाइड करने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाके, ताकि ये जो एक्स्ट्रा एरिया है वो कवर हो जाए। और इससे भी पहले आपने देख लेना है कि इतना हमारे पास, अच्छा थोड़ा सा हमें मार्जिन रखने की ज़रूरत है, तो हम इसे थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। इसको हम वापस साइड पे ले जाते हैं। अब डोर को हम वर्टिसेस सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये बिल्कुल इसके अंदर अंदर रहे। अच्छा, ये टॉप वाले फेस का साइज हमने सेट कर दिया। अब जो ये हमारे पास पिलर्स हैं, अगर मैं एडिट मोड में जाके इनका अब साइज एडजस्ट करूं तो इनको मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर दूंगी, बिल्कुल यहाँ तक, जो जी प्रेस करके बिल्कुल एच टू एच मैंने इनको कनेक्ट करना है, कुछ इस तरह से। और अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊँ, यहाँ से ये थोड़ा सा एज बाहर है, तो आप सिंपली जो ऊपर वाला फेस है इसको सिलेक्ट करके स्केल अप कर सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, और अभी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा हो गया है। अब यहाँ से आप वॉक करके अंदर जाएं, और मुझे लगता है कि हमें ना थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे छोड़नी चाहिए, ताकि अगर यहाँ से निकल के हमें वॉक करके यहाँ साइड पे मूव करना हो, तो उसके लिए मुझे लगता है थोड़ी सी स्पेस हमें और छोड़नी चाहिए। तो सिंपली हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, और 3 प्रेस करके आपने सिंपली इसको पीछे मूव कर देना है। अच्छा, ये जो ये शेप है ना, ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो इसका साइज ही हम कम कर देते हैं अलोंग वाई एक्सिस, ताकि हम इसे मूव करके यूट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ना मूव करना पड़े। तो इसलिए हम इसको इस तरह से कर देते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि जो डोर है ये यहाँ से हमें शो हो रहा है थोड़ा सा, तो इसको भी हम हाइड करने की कोशिश करते हैं। एक्सरे मोड ऑन कर लेते हैं। एडिट मोड में, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में थोड़ा सा इसे हम नीचे मूव करते हैं, और अब हम देखते हैं कि ये ऊपर से शो हो रहा है या नहीं, और अब ये बिल्कुल ठीक है। तो चीज़ें हमारी काफ़ी अच्छी मॉडल हो रही हैं। आई होप आप भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप साथ साथ इसको लेके चल रहे हो, ताकि आप स्टेप्स को सही तरह से फॉलो कर सकें। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे भी मार्जिन है कि कोई भी पर्सन यहाँ से निकल के मूव कर सकता है बाकी बाहर के एरिया में। अच्छा, एक जो चीज़ थी कि अगर आप चाहें तो और स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है इतनी काफ़ी है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि इसकी जो हाइट थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करें, टॉप वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करके हम नीचे मूव करेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि जो पहले इसकी हाइट थी वो यूट की बॉडी के इक्वल आ रही थी, तो वो प्रोपोर्शनली अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से नीचे मूव कर लूंगी। वापस हम ऑब्जेक्ट मोड में बाकी चीजें सेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज देखेंगे कि जो हमने जो भी वुडन पीसीस सेट किए थे वो अपनी जगह से हिल गए हैं, तो इनको भी हम बारी बारी अब सेट करेंगे। अब आपने मैनुअली इनको सेलेक्ट करके इस तरह से कर लेना, ताकि ये पास ना करें किसी चीज़ से। अब आप देख सकते हैं कि ये जो भी हमारे पास वुडन पीसीस हैं और जो हमारी रूफ टॉप है उसमें गैप है, वो पास नहीं कर रहे एक दूसरे से। तो हमने यही रिजल्ट अचीव करना था। बाकी ये जो इस तरह से पास कर रहे हैं यूट की बॉडी से, तो वो आप मैनुअली पकड़ के सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फाइनल इस तरह का आ गया। अच्छा, मेक श्योर करना है कि आप सेव कर लें साथ साथ। डोर मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर इस एरिया में भी आप डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर मैं आई प्रेस करूँ, इससे भी पहले आपने चीज करनी है कि जो भी हमारे पास एरिया है इसको आपने ट्रांसफॉर्म्स को इसके रीसेट कर लेना है। अब अगर मैं एडिट मोड में जाके यहाँ पे आई प्रेस करके एक इंसर्ट ऐड करूँ, फ्रंट व्यू में जाके आप ऐड करें कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट कर दूंगी ताकि मैं इसको जब एक्सट्रूड करूं तो वो मुझे शो हो जाए। थोड़ा सा मैं इसको अंदर की तरफ मूव कर रही हूँ। आप चाहें तो दोबारा इसको आई प्रेस करके इंसर्ट कर सकते हैं। मेक श्योर करना है कि आपकी जो मैश है वो डिफॉर्म ना हो, और यहाँ से हमारी डिफॉर्म हो रही है, तो हम इसको बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे, हम इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे। तो एक माइनर सी डिटेल ऐड हो गई है हमारे फ्रंट फेस में। बाकी हमारे पिलर्स में भी डिटेल्स ऐड हो गई हैं, डोर में भी डिटेल्स ऐड हो गई हैं। आप चाहें तो डोर में मजीद भी कर सकते हैं। जैसे अब जो ये हमारा
हमारा बॉटम पार्ट है इसमें जो हमारे पास ये 3 एजेस हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं बाहर की तरफ। अगर आप एक्सट्रूजन में या फिर मूव करते हुए रोटेट करते हुए एक्सिस स्पेसिफाई कर दें तो वो और ज़्यादा प्रिसीजन के साथ हमारा काम हो जाता है। अब अगर मैं इसे एक्सट्रूड कर दूं अलोंग वाई एक्सिस तो ये बिल्कुल स्ट्रेट वाई एक्सिस के अलोंग बाहर मूव करेगा। इसी तरह अगर मैं इसे एक्सट्रूड कर दूं अलोंग जेड एक्सिस मतलब कि थोड़ा सा नीचे, और दोबारा मैं साइड व्यू पे जाऊं और एक्सट्रूड कर दूं अब इसे अंदर की तरफ अलोंग वाई एक्सिस, तो अब आप देख रहे हैं एक छोटी सी माइनर सी एक डिटेल ऐड हो गई है कुछ इस तरह से। अगर आप इसे साइड पे थोड़ा सा मूव करें तो आपको शो हो जाएगी जो डिटेल्स ऐड हो गई हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये काफी ज्यादा हमें डिस्टर्ब कर रही है यहाँ से मैश। तो सिंपली आपने क्या करना है कि जितने भी ये पीसीज हैं इनको आप सिलेक्ट कर लेंगे और साइड व्यू में जाके आपने सिंपल इनको थोड़ा सा पीछे मूव कर देना है, ज्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा। तो अब हमारी मैश जो है वो फिक्स हो गई है। अब जो इन दोनों का मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वालों का जो एक इंटरसेक्शन हो रहा है वो भी आप फिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा पीछे मूव करके। अब अगर आप देखें तो वो चीज़ फिक्स हो गया, वो जो एक ग्लिच सा एक इफेक्ट आ रहा था वो चीज़ अब ठीक हो गया। तो डोर भी हमारा यहाँ से रेडी हो गया। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे आ जाएं या फिर हम बेस पे आ जाएं। अच्छा, बेस के लिए हमने कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं करनी, हमने ग्राउंड ऐड करना है, उस पर ग्रास होगी। तो फाइल हम पहले सेव कर लेते हैं। ऐड में आपने जाना है और इमेज आपने ऐड करना है एज मैश प्लेन। अच्छा, इंपोर्ट एज मैश प्लेन मैंने कर लिया है और आपने कोई भी ग्रास का इमेज ले लेना है, वो आपने इंपोर्ट करना है। अब अगर मैं यहाँ से मटेरियल व्यू में जाऊँ, आप देख सकते हैं कि ये ग्रास वाला प्लेन है। तो इस तरह से आपने कोई भी ग्रास का इमेज इंपोर्ट एज मैश प्लेन कर लेना है। तो इसको हम थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। मेक श्योर करना है कि यहाँ से ब्लॉक्स के साथ कोई भी गैप ना हो, बिल्कुल साथ साथ ये हो। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने सिंपली एडिट मोड में जाना है और आपने इसमें सब डिवीजन ऐड कर देनी है। नंबर ऑफ सब डिवीजन आप 30 तक कर लें या फिर डायरेक्ट 100 कर लेते हैं। अच्छा, 100 से ऊपर नहीं हमारे पास जा रहा, तो 100 पे अगर हम करें और दोबारा से हम इसे सब डिवाइड करें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ सकता है रिजल्ट। अब नेक्स्ट चीज जो आपने करनी है वो यही है कि यहाँ से आपने पार्टिकल्स वाली टैब में चले जाना है। यहाँ से आपने एक न्यू पार्टिकल सिस्टम ऐड कर लेना है, हेयर पे क्लिक कर देना। अब आप देख रहे हैं यहाँ से आपको रिजल्ट एक शो हो रहा है। तो नंबर आप इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रास तो अनलिमिटेड होती है। तो अगर हम 10,000 पे करें तो ग्रास वैसे बहुत ज्यादा होती है तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते। आप रेंडमली इसे कोई भी नंबर दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे 20,000 भी कर सकते हैं। इस वक्त मैं 30,000 पे सेट करती हूँ और हेयर डायनेमिक्स एनेबल कर दें। अच्छा, चिल्ड्रन में आपने इंटरपोलेटेड को एनेबल कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी हेयर डायनेमिक्स में, जब आप इसे खोलेंगे तो क्वालिटी स्टेप्स आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं। और कोलेयंस में आप यहाँ से डिस्टेंस और क्वालिटी वगैरह भी देख सकते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर में आप इसका जो भी स्टिफनेस है या फिर वेट है, मैस है या डैम्पिंग की वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं। हेयर लेंथ हम थोड़ी सी डिक्रीज कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक फिजिक्स टैब मिलेगी, यहाँ से ब्राउनियन की वैल्यू जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये बेसिकली एक रफ सा एक टेक्सचर ऐड कर देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट ग्रास नहीं आपकी होती। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि पहले ये इस तरह का था, बिल्कुल स्ट्रेट सा था। अब अगर इसकी ब्राउनियन वैल्यू हम इंक्रीज करें तो आप देख सकते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एक रियलिस्टिक टच आ रहा है। तो ये चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, हेयर लेंथ जो है वो हमें मज़ीद इसका साइज़ कम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ है। बाकी इसमें जो भी चेंजेस करनी हुई वो हम बाद में कर सकते हैं। फिलहाल हम सॉलिड व्यू पर चले जाते हैं। ये हमारे पास एक बेस रेडी हो गई है। पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। अभी आप मेक श्योर करें फाइल सेव कर लें। अच्छा, बैकग्राउंड के लिए मैंने आपको बताया था कि एक एड ऑन होता है लैंडस्केप्स के लिए। तो अगर यहाँ पे आप ऐड करें और वो आपने एड ऑन एनेबल किया हुआ हो तो आपको मैश में यहाँ पे लैंडस्केप की ऑप्शन मिल जाती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास सेटिंग्स भी हैं, डिफरेंट टाइप्स भी हैं लैंडस्केप्स की, वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी की। तो अभी हमारे पास ये है। अच्छा, अब आप इसे मूव करेंगे तो वो जो हमारे पास पैनल था वो डिसअपीयर हो जाएगा। जो हमारे पास 3D कर्सर है वो मैं किसी और जगह मूव कर देती हूँ ताकि मुझे आसानी हो देखने में। तो सिंपली इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो हमारा 3D मॉडल है आप सिंपली इसको साइड पे ले जाएं, शिफ्ट एस प्रेस करके आप कर्सर टू सिलेक्टेड पे ले आए, मतलब कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर ह्यूमन को आप वापस साइड पे ले आए और कर्सर यहाँ पे मतलब कि नया ऑब्जेक्ट भी हमारा यहीं पे ऐड होगा। तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। ऐड करके आपने यहाँ से सिंपली मैश में लैंडस्केप ऐड कर लेना है। अब यहाँ से आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं कि आपको किस तरह का लैंडस्केप चाहिए। तो मैं थोड़े से माउंटेन्स टाइप देख रही हूँ, लेट्स सी हमें यहाँ से क्या मिलता है। अच्छा, आप माउंटेन्स इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं और आप माउंटेन्स खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं आप उसको स्कल्प मोड में ले जाके। तो वो भी बहुत ज़्यादा इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चाहे तो आप इस एड ऑन को यूज़ करते हुए ऐड कर लें या फिर आप खुद से क्रिएट कर लें, तो भी आपकी मर्जी है।
कुछ इससे हम काम चला सकते हैं। वैसे अगर मैं फ्रंट व्यू पे आ जाऊँ और स्केल अप कर लूँ, इसको हम बैकग्राउंड पे मूव कर देंगे और थोड़ा सा इस तरह से नीचे मूव कर देंगे। अच्छा, इससे भी पहले हम एक चीज़ करते हैं कि हम कैमरा ऐड कर देते हैं व्यू बोर्ड में, ताकि हमें पता हो कि कितना एरिया हमारे जो भी फ्रेम है उसमें कितना एरिया हमें चाहिए। तो अगर हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट कैप्चर करना है, उसके लिए हम अगर कुछ इस तरह से फ्रेम अपना सेट करें, यूनिट हमारा इस तरह से सेंट्रलाइज होगा, या फिर हम इसे इस तरह से साइड पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइमरीली हम इसको सेंटर में सेट करें और इस हिसाब से हम माउंटेन सेट करें, कुछ इस तरह से हम करते जाएंगे और Alt D प्रेस करके आप इसको मूव करते जाएंगे। चाहे तो आप इसे RZ रोटेट कर लें 180, ताकि थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए। अगर टॉप से देखेंगे तो कुछ इस तरह से व्यू मिलेगा हमें, इसको भी आप थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कैमरे में देखें तो वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, तो इतना मसला नहीं है। इस पे सिंपली आपने रॉक्स का, माउंटेन्स का कोई भी मटेरियल अप्लाई कर देना है। अच्छा, हम एक से ज़्यादा माउंटेन्स ऐड करके देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। इस तरह से हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अभी अब इसमें मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं, तो वो हम साथ साथ करते जाएंगे। कर्सर को वापस हम लाने के लिए Shift S प्रेस करेंगे और यहाँ से कर्सर टू वर्ड ओरिजिन पे क्लिक कर देंगे, तो ये कर्सर अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ वापस आ जाएगा। मेक श्योर करें कि आप फाइल सेव कर लें साथ साथ। अच्छा, काफ़ी हद तक हमारा जो सेटअप है वो रेडी हो गया। अब इसमें एक और चीज़ है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे फ्लोरल सेटअप करने की ज़रूरत है। कुछ फ्लावर्स हो जाएं, कुछ ट्रीज हो जाएं, थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड हो जाए। यहाँ से अगर आप फ्लावर सर्च करें ब्लेंडर किट पे, आपको काफ़ी ज़्यादा एसेट्स मिल जाते हैं फ्री में। हम फिल्टर अप्लाई इस पे कर देते हैं फ्री फर्स्ट का, तो जो भी फ्री एसेट्स होंगे वो हमारे पास पहले अपीयर हो जाएंगे। तो इनमें से जो भी फ्लावर्स आपको अच्छे लग रहे हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम वैसे ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा और देखते हैं। अच्छा, एक फ्लावर था, उसका नेम कुछ ग्रेनियम करके था, वो मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, तो मैं सर्च करती हूँ अगर मुझे दोबारा मिल जाए। मेरा ख्याल है यही था फर्स्ट वाला। मज़ीद हम देख लेते हैं, मेरा ख्याल है यही था। तो इसको हम इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, बल्कि हमने सिर्फ क्लिक करके इसको व्यू बोर्ड में इस तरह से ड्रॉप कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया, हम इसे क्लोज कर देंगे। अच्छा, इसका साइज काफ़ी कम है, अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूँ, अगर सॉलिड व्यू से निकल के हम मटेरियल में आए तो आप देखेंगे काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स हैं। ये मेक श्योर करना है कि प्लेन के साथ बिल्कुल इनका डिस्टेंस ठीक हो, इस तरह हवा में मूव ना कर रहे हो। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम कैमरा व्यू में जाएं तो आप देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। थोड़ा सा इसका आप साइज कम कर सकते हैं, क्योंकि माउंटेन्स के आगे बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इसका साइज चेंज करेंगे। थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं और थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। इसी तरह Alt D प्रेस करके हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे पिंक फ्लावर्स ऐड कर रहे हैं और इसके साथ ही अगर हम ट्रीज भी ऐड कर दें, ये 3 ले लेती हूँ। अच्छा, इसमें एक इशू यह है कि बिल्कुल फ्लैट है। अगर आपने सिर्फ फ्रंट से लेना तो ये आपका वर्क कर जाएंगे, लेकिन अगर आपने कैमरा मूव करना हो, एनिमेट करना हो, तो उसके लिए आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ये वर्क नहीं करेंगे। तो अभी अगर हम इनको डिलीट कर दें, अगर हम ये वाला ट्री सेलेक्ट करें तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है हमारे पास। अच्छा, तो ये काफ़ी रियलिस्टिक ट्री लग रहा है, इसको हम सेट कर लेते हैं। ट्रीज़ के लिए भी हम ह्यूमन रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम Ctrl+3 प्रेस करके साइड व्यू पे जाएं और यहाँ से हम देखें कि जो हमारा ह्यूमन रेफरेंस था वो किस तरह से हमें शो हो रहा है, तो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी रियलिस्टिक ट्री है इसका साइज़। अच्छा, साइज़ वगैरह एडजस्ट करने के बाद सीधा आपने एक काम करना है कि इसको पहले साइड पे मूव कर दें और जो हमारे पास ट्री है उसको आपने सिंपली डुप्लीकेट करते जाना है। Shift D प्रेस करके आप इसे डुप्लीकेट कर लेंगे। RZ प्रेस करके आप इसको रोटेट कर लेंगे, ताकि बिल्कुल एक सिमेट्रिकल ट्रीज ना लगे और वो बहुत आर्टिफिशियल लगेंगे। तो हम उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सिंपली हम Alt D प्रेस करके इसको इस तरह से ले आएंगे और इसको भी रोटेट कर देंगे अलॉन्ग Z एक्सिस, ताकि इनमें कोई भी सिमिलैरिटी ना लगे। ट्रीज़ हमारे पास कुछ इस तरह से सेट हो रहे हैं। तो बाकी जो यहाँ पे ट्रीज़ आपने ऐड करने हैं राइट साइड पे, वो भी आप कॉपी कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है कि जो भी आपके ट्रीज़ ऑलरेडी ऐड हो गए हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है और Alt D प्रेस करके आपने डुप्लीकेट कर लेना है और मूव कर देना है राइट साइड पे। तो सेटअप हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो रहा है।
आप देख सकते हैं कि हमने ट्रीज ऐड कर लिया, फ्लावर्स ऐड कर लिए हैं, कुछ शूट का स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया है, बेस में हमने ग्रास ऐड किया है। इस तरह से हमारी चीज़ें कुछ ना कुछ रेडी हो रही हैं। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है। मुझे लगता है यहाँ पे अगर हम ये वाला फ्रेम सेट करते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे भी कुछ फ्लावर्स वगैरह चाहिए, वो ऐड करेंगे। उसके बाद एक चीज़ है कि हमने स्काई ऐड करना है, इन्वायरमेंट ऐड करना है बैकग्राउंड में, तो वो चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। मेक श्योर करें कि आप फाइल अपनी सेव करते जाएं साथ साथ। अच्छा, इसमें जो भी मॉडलिंग रह गई थी वो भी हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। फिलहाल हम इसमें मटेरियल्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमें क्या-क्या मटेरियल्स अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि मॉडलिंग हमें कितनी मज़ीद रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो राउंड स्ट्रक्चर है हमारे पास यूट का, जो बेस में एक राउंड स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा उसके एजेस शार्प है। तो मैं एडिट मोड पे जाऊँगी और इसका जो एज सिलेक्शन मोड में जो अपर एज है, मतलब ये जो आपको एज नज़र आ रहा है, ये मैं सिलेक्ट कर लूँगी और इसको मैं बेवल करूँगी यूजिंग कंट्रोल बी। लेकिन इसको अब मैं सेपरेट नहीं करूँगी, मैं इसका जो बॉटम वाला एज है वो भी सिलेक्ट कर लूँगी। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके मैंने बॉटम वाला एज भी सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल बी प्रेस करके मैं इसको बेवल करूँगी। थोड़ा-सा माउस व्हील को स्क्रॉल करके इसका नंबर बढ़ा दूँगी मैं और इस तरह से बेवल कर लूँगी। तो आप इस ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हैं, अब देखें आपके जो एजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा राउंड हो गए हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो इसमें है वो ये है कि मटीरियल मोड पे हम स्विच कर देते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमने कुछ स्टोन्स ऐड किए हैं, तो स्टोन्स का मटीरियल हमने अप्लाई करना है। अब यहाँ से अगर मैं स्टोन सर्च करूँ तो कोई भी स्टोन जो आपको यहाँ पे शो हो रहा हो, जो भी मटेरियल आपको पसंद आ जाए। अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो स्टोन्स हैं हमारे पास वो लॉक्ड हैं, जितने भी एसेट्स हैं वो लॉक्ड हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया हुआ फिल्टर्स में फ्री फर्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपके पास जितने भी फ्री एसेट्स होते हैं वो आपके पास शो हो जाते हैं। मजीद देख लेते हैं हम आगे क्या ऑप्शन है हमारे पास। कुछ स्टोन्स ये भी हैं और ये भी हैं। अच्छा, अगर मैं ये वाला स्टोन लूँ तो देखते हैं ये हमारा अप्लाई होके कैसा लगता है। जो स्टोन हमने अभी ऐड किया यहाँ व्यू पोर्ट में, वो हमारे पास देखते हैं कहाँ पे है। अच्छा, यहाँ से अभी मुझे मिल नहीं रहा, तो ये हमारे पास स्टोन है, काफी इसका साइज छोटा है तो नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, दूसरी चीज हमने ये करनी है, सिंपली आपने स्टोन्स को सिलेक्ट कर लेना है और जो स्टोन आपने ब्लेंडर किट से लिया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने कंट्रोल एल प्रेस करके लिंक मटेरियल्स पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्टोन्स हैं उन पे मटेरियल्स अप्लाई हो चुके हैं। तो मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, आप चाहें तो ये जो स्टोन हमारा ब्लेंडर किट वाला आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है। तो इसी तरह काफी इजीली आप मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल्स अप्लाई करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अच्छा, अगर हम अपर बॉडी पे अब आए, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है राउंड, तो इसको हमने क्लॉथ से कवर करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने पॉली हेवन पे जो टेक्सचर्स वाला कैटेगरी होती है उसको मैंने ब्राउज किया, वहां पे क्लॉथ सर्च किए थे, तो हमारे पास एक क्लॉथ की टाइप आ गया है। हमारे पास नेम ये शो रहा है, आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आपने 2K में इसको या फिर 1K में, 2K में कर लें तो बहुत है। तो यहाँ से आपने इसका जो भी फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। हम इसे जिप में करते हैं, तो जिप में सिलेक्ट करके आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको यहीं पे ही छोड़ूंगी, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो हम डायरेक्टली मटेरियल्स अप्लाई कर लेते हैं। मटेरियल्स अप्लाई करने का भी एक तरीका, आपने यहाँ से चले जाना है शेडिंग टैब में। शेडिंग टैब में आपने न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास दो नोड्स ऑलरेडी आ गई हैं, एक प्रिंसिपल BSDF है और एक मटेरियल आउटपुट है। अब आपने सिंपली क्या करना है कि प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करके आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस कर देना है और आपके पास ये एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से सिंपली जहां भी आपने डाउनलोड किया हुआ होगा क्लॉथ का मटेरियल या टेक्सचर, वो आपने ओपन कर लेना है। अच्छा, अब आपने एक काम करना है कि जो टेक्सचर्स वाला फोल्डर आपको शो हो रहा होगा उसमें आपने ये आपको जितने भी इमेजेस शो हो रहे हैं इन सब को सिलेक्ट कर लेना है और आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके पास पूरा एक नोट सेटअप क्रिएट हो गया। आपको खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसमें एक और चीज है इंटरेस्टिंग, वो ये है कि आपके पास एक ग्रुप्स भी बने हुए हैं और उन ग्रुप्स का नाम भी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है मैपिंग, और इसमें मैपिंग से रिलेटेड जो नोट्स थी वो ऐड हुई हुई हैं। इसी तरह अगर आप साथ चले जाएं, टेक्सचर्स का एक ग्रुप है और उसमें टेक्सचर से रिलेटेड जितनी भी नोट्स थी वो हमारे पास ऐड हो गई हैं। तो आपको काफी ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हो जाता है। अब ये करते कैसे हैं इस तरह से ऑर्गेनाइज काम, क्योंकि मैंने मैनुअली खुद से नहीं किया, तो इसका तरीका ये है कि आपके पास सिंपली एक एड ऑन होता है। यहाँ पे अगर मैं साइड पे क्लिक करूँ तो आपके पास एक नोड रेंगुलर के नाम से एक एड ऑन होता है। आपने सिंपली इसको डाउनलोड करना होता है और इसको एनेबल करना होता है ब्लेंडर में। ये करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अभी मैंने आपके सामने करके दिखाया है कि आपने न्यू मटेरियल ऐड करना है और प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करना है। मतलब कि इस तरह से सिलेक्शन आपको व्हाइट आउटलाइन से शो हो रही होगी। तो आपने प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट कर लेना और आपने सिंपली कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस कर लेना। उसके बाद आपके पास पैनल ओपन होगा, वहां से आप टेक्सचर सिलेक्ट करेंगे, इमेजेस सिलेक्ट करेंगे। तो ये पूरा जो भी हमारे पास एक
नोट सेटअप है ये आपके पास तैयार हो जाएगा। आपको खुद से मैनुअली नोट्स को ऐड करना, फिर ग्रुप करना, फिर ग्रुप्स को रीनेम करना, वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली ब्लेंडर आपके लिए काम कर देगा। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है, शॉर्टकट है। टॉप और बॉटम तो हमारा सेट हो गया, अब हमें उसको इतनी फिक्र नहीं है, लेकिन हमने अब एक चीज करनी है कि इसका जो ये साइड वाली बॉडी है, इसको बेसिकली आपने अब एक और मटेरियल अप्लाई करना है। तो अगर मैं फेस सिलेक्शन मोड में ये वाले जो फेसेस हैं इनको मैं सेलेक्ट कर लूँ और इनको मैं पी प्रेस करके सेलेक्ट करके सेपरेट कर लूँ। मटेरियल जो पहले अप्लाई किया था वो हमें नहीं चाहिए, इस पे हमने एक नया मटेरियल अप्लाई करना है। ये जो सारे फेसेस हैं ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके, और इसी तरह जो बॉटम वाले फेसेस हैं वो भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सिंपली आपने क्या करना है, पी प्रेस करके इसको सेपरेट कर लेना है। ऑब्जेक्ट मोड पे आप जाएंगे तो ये इस तरह से हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। इसका आप चाहें तो मटेरियल डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये मटेरियल इस पे अप्लाई वैसे भी नहीं करना। आप देख रहे हैं एक वेबसाइट है हमारे पास स्केच फैब के नेम से, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कारपेट के मटेरियल्स मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही सर्च करके रखे हुए ताकि आप देख सकें। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास, तो इसी में से मैंने डाउनलोड किया और मैंने कहीं से भी नहीं किए। तो जो भी मैंने किया वो आप सेम टू सेम यहाँ से देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो एक मेरा ख्याल है मैंने ये वाला भी यूज किया हुआ है। तो ये सब जो भी मटेरियल्स है कारपेट्स के वो आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह हम थोड़ा वर्क फ्लो को फास्ट बनाते हैं। अब हम जल्दी जल्दी से मटेरियल्स अप्लाई करते जाते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास मटेरियल है काफी ज्यादा स्ट्रेच हुआ हुआ है। तो आप इसको सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि अगर मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट करूँ, इसी तरह आपने इसको सेट करके देखते रहना है। अब इसमें एक चीज है कि ये जो आप अगर इसे इस तरह से घुमा के देखें तो इसकी जो बैक साइड है वहां पे हमारे पास मटेरियल नहीं है। तो बैक साइड का अभी हम इतना नहीं देख रहे, अभी सिर्फ मैं एक चीज देख रही हूँ कि हम किस तरह से इसको फ्रंट से अच्छा इसका डिजाइन बना सकते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करके इसको सिर्फ मैं इतना देख रही हूँ कि फ्रंट से अच्छा मटेरियल अप्लाई हो जाए, बाकी मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं देख रही। अच्छा, इसमें जो टॉप वाले फेसेस हैं इस पे मुझे लगता है कि हमें दूसरा ही मटेरियल अप्लाई करना चाहिए, हमारे टॉप वाले इसमें था। अब आप देख सकते हैं काफी अच्छा मटेरियल हमारा अप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसमें अभी भी फ्रंट पे ना ये वाइट एरिया कुछ हमें शो हो रहा है, उसको आप मूव कर दें और अब आप देख सकते हैं कि फ्रंट से हमारा जो मटेरियल है वो काफी हद तक बेहतर हो गया है। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आप फाइल सेव कर लें। सबसे पहले इसमें एक मटेरियल हमारा अप्लाई हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि हमने वुडन मटेरियल अप्लाई करना है। इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो टॉप वाला हमारा है इसमें आपने सिंपल स्टील मटेरियल अप्लाई करना है। तो स्टील के लिए आपका काफी आसान सा सेटअप होता है कि आपने मेटेलिक को फुल कर देना होता है, रफनेस को 0 कर देना होता है, और अब आप देख सकते हैं ये पहले से ही हमें स्टील शो होने लग गया है। कलर इसका थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं हम, और मेरा नहीं ख्याल मजीद हमें कुछ करने की जरूरत है। तो ये स्टील मटेरियल हमारा रेडी है। जो रूफ का एक एरिया था उसमें भी हमने मटेरियल अप्लाई करना है। उसमें बेसिकली हमें ब्लैक मटेरियल चाहिए और थोड़ा सा शाइनी, मेटेलिक नहीं लेकिन शाइनी। तो रफनेस हमने कम कर देनी है। अब जो बाकी का जो रूफ का एरिया है इसमें हमें वुडन मटेरियल चाहिए। आप सिंपली यहाँ से कोई भी वुड का पीस आप देखें जो आपको वुडन मटेरियल अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, स्केच फैब से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपको जहाँ से बेहतर चीज मिल रही है आप वो देखें। वुड का मटेरियल हमारा अप्लाई हो गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इस तरह से हम मटेरियल अप्लाई करते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा काफी हद तक मटेरियल अप्लाई हो गए हैं। मेक श्योर करें आप साथ साथ फाइल सेव कर लें। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि माउंटेन्स का हम मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपने एक चीज़ करनी है कि सेम वही चीज़ कोई भी माउंटेन्स आप सर्च कर लें, जो मटेरियल्स आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो बाकी के माउंटेन्स हैं उस पे आप कुछ डिफरेंट मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर माउंटेन एक ही मटेरियल पे हो। तो हम कुछ डिफरेंट यहाँ से देखते हैं, कोई भी मटेरियल कुछ इस तरह से हमारे मटेरियल्स अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, तो ये काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स के हमारे मटेरियल्स अप्लाई हो गए। इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं बाद में, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। अभी मुझे थोड़ा ना मडी से माउंटेन्स लग रहे हैं तो शायद ये मैं बाद में चेंज करूँ, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अभी जो हमारी विंडोज़ हैं उस पे आपने देखा कि मैंने जो इसका विंडो वाला एरिया था उस पे मैंने ये ब्लैक मटेरियल अप्लाई कर दिया है, और जो इसका आउटर स्ट्रक्चर है उसको मैंने एक वुडन मटेरियल अप्लाई करना है जो हमारे पास ये डोर पे दिया हुआ है। तो सिंपली आपने क्या करना है, विंडो सेलेक्ट करनी है और डोर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल L लिंक मटेरियल
मटेरियल। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि मटेरियल हमारा पूरी विंडो पे अप्लाई नहीं हुआ, ये सिर्फ कहीं-कहीं अप्लाई हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि आपने सिंपली एडिट मोड में जाना है, टैब प्रेस करके मेक श्योर करना है कि आपकी मेश सेलेक्टेड हो, ए प्रेस करके आपने देखना है और उसके बाद आपने सिंपली शिफ्ट एन प्रेस करना है, यानी कि आपके रिकैलकुलेट नॉर्मल्स हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मटेरियल हमारा अप्लाई हो गया सही तरह से। आप इसके जो ट्रांसफॉर्म्स हैं वो भी रीसेट कर सकते हैं। दूसरी विंडो को भी हम देख लेते हैं। तो इसमें भी यही इशू है, इसके नॉर्मल्स हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। आपने सिंपली विंडो सेलेक्ट करनी है, एडिट मोड में जाना है और शिफ्ट एन प्रेस कर देना है। आप देखें कि फ़ौरन से हमारा जो भी यहाँ पे इशू आ रहा था मटेरियल्स का वो फिक्स हो गया। तो इस तरह से आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो ये वाला मटेरियल है, मतलब कि जो यूट की मेन बॉडी है हमारे पास, इसका जो मटेरियल है, इसके लिए अब मैंने एक चीज़ करनी है कि सबसे पहले तो आप फाइल को सेव कर लें। इस पे अगर हम सेम वही मटेरियल अप्लाई करें जो हमने नीचे किया था, ये वाला। अच्छा, इस एरिया को भी हम सेपरेट कर देते हैं और इसका मटेरियल हम डिलीट कर देते हैं। बाकी एरिया हम देख लेते हैं, ये बेसिकली क्लॉथ से कवर हुआ है। अच्छा, जो विंडो के पीछे का एरिया, यहाँ पे हमें प्लेन्स ऐड करने की जरूरत है जो कि रिफ्लेक्टिव होंगे थोड़े से। सेम इसी तरह जो डोर का एरिया, यहाँ पे भी हमने वो सेम प्लेन्स ऐड करने हैं। हम शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे प्लेन ऐड कर लेंगे RX90। अब आपने सिंपली 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू पे जाना है और इसको सेट करना है। पहले हम डोर पे कर लेते हैं और फिर विंडोज पे। अच्छा, साइज आप इसका देख लें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका साइज कम होगा, सेम इसी तरह जेड एक्सिस के अलॉन्ग कम होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग साइज कम होगा। साइड व्यू में जाके हम देखेंगे कि इसकी पोजीशन ठीक है बिल्कुल। अब हम इसमें एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल ऐड करेंगे। यहाँ से आप मटेरियल अप्लाई कर दें और चाहे तो यहाँ से ग्लास मटेरियल भी आप ले सकते हैं। तो मैं सर्च करूंगी ग्लास, तो यहाँ से कोई भी रिफ्लेक्टिव सा विंडो का ग्लास आप ले सकते हैं। अगर मैं ये वाला लूँ, सिर्फ अप्लाई करके चेक करना है हमने। अच्छा, अब इसमें ग्लास मटेरियल है हमारे पास, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस पे वही ग्लास मटेरियल अप्लाई कर देना है। ट्रांसफॉर्म रीसेट कर लेने हैं और सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री। अच्छा, अभी ये इतना रिफ्लेक्टिव नहीं है, आप देखें थोड़ा सा इसे रोटेट करें तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव शो हो रहा है। तो इसकी पोजीशन सेट कर लें। अच्छा, सेम इसी तरह यही मटेरियल हम विंडोज पे भी ऐड कर लेते हैं। आपने शिफ्ट डी प्रेस करके इसे डुप्लीकेट कर लेना है। आपने मेक श्योर करना होता है हर साइड से कि हमारा जो मटेरियल है वो सही तरह से अप्लाई हुआ हो, कहीं से भी कोई जगह खाली ना रह गई हो। जैसे अब डोर में था कि साइड व्यू से एक गैप शो हो रहा था, तो इस तरह की चीजें आपने अवॉइड करनी है। अभी भी आप देखें, अगर मैं इसे थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो अब मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन साइड से गैप नहीं आना चाहिए। अभी अब आप देख रहे हैं ये गैप आ गया, तो इसको मैं वापस थोड़ा सा आगे कर लूंगी। अच्छा, विंडोज का भी इसी तरह हमने अप्लाई कर दिया है। सेम इसी तरह अब आपने करना है कि मेक श्योर करें कि कोई गैप्स ना हो किसी भी साइड से। हर एंगल से हम इसे चेक करेंगे और सिलेक्ट करके मैं टॉप व्यू पे जाऊंगी, शिफ्ट बल्कि मैं RD प्रेस कर लूंगी क्योंकि सेम ही है। इसे हम रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। फ्रंट व्यू पे जाएंगे और आपने सिंपली इसको सेट करना स्टार्ट कर देना है विंडो के अकॉर्डिंग। वही चीज आपने चेक करनी है कि किसी साइड से गैप ना आ रहा हो और कहीं ऊपर नीचे से ज्यादा कोई चीज विजिबल ना हो। तो बस ये चीजें सेट करनी है हमने। और अब आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अच्छी विंडोज हमारी हो गई है। पीछे जो हमें, अगर मैं इसको हाइड करूँ तो आप देख रहे हैं पीछे जो हमें क्लॉथ वाला मटेरियल नजर आ रहा था वो अब हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ वर्किंग हो रही है और ये काफी अच्छी जा रही है अभी तक। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मुझे यूट का जो मटेरियल है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम इसे चेंज कर लें, अगेन ये मैंने उसी वेबसाइट से लिया जो मैंने आपसे शेयर की थी, एक पॉली हेवन और दूसरी स्केच फैब है, तो आप वहां से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं मटेरियल्स में जाऊँ तो इसमें जो ये वाला मटेरियल है ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। इसमें एक और मटेरियल है मेरे पास। अच्छा, ये वाला मटेरियल हमारे पास आ गया, आप देख सकते हैं। अगर मैं इस पे जूम करूं तो ये कुछ मटेरियल इस तरह का हमारे पास शो हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा हमारे लिए सूटेबल है। एक हार्ड सा, एक सॉलिड सा जो फैब्रिक होता है उसकी लुक दे रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो इसकी बेस है, राउंड बॉटम पे जो बेस है उसका जो मटेरियल है काफी ज्यादा मुझे बड़ा लग रहा है। बड़ा इन द सेंस कि इसके कपड़े की जो वीविंग है वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नजर आ रही है, मतलब कि बहुत उसका साइज बड़ा है। तो उसको हम सेट कर लेते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और मैं शेडिंग टैब में जाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक नोट सेटअप रेडी है। इसमें जो मैपिंग वाला ग्रुप है आपने इसमें चले जाना है और यहाँ पे आपको मैपिंग नोड में एक स्केलिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें सिंपली आपने स्केल को चेंज कर लेना है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, ये मैंने पहले भी मेंशन की हुई है कि अगर आपने एक्स वाई जी तीनों को एट द सेम टाइम चेंज करना हो तो आपने सिंपली क्या करना है कि एक्स वाला जो पोर्शन है वहां पे आपने क्लिक कर लेना और इसको ड्रैग कर लेना है नीचे की तरफ। मतलब क्लिक करके आपने छोड़ना नहीं है, अगर आप छोड़ेंगे तो सिर्फ आप एक्स की वैल्यू चेंज कर सकेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तीनों वैल्यूज को एट द सेम टाइम चेंज करूँ और उनको साथ साथ लेके चलूँ। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी और नीचे ड्रैग कर दूंगी, तो ये तीनों वैल्यूज एट द सेम टाइम हमारे पास चेंज हो जाएंगी। तो अब इनका हम साइज चेंज करके देखते हैं। अगर मैं इसका स्केल, अब आप देखें कि पहले इसका स्केल 1 था और वो काफी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था,
अब मैंने इसका स्केल चेंज किया है। अब इसको मज़ीद हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसे 3 कर दूँ तो ये और ज़्यादा बेहतर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आ रही है। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट 5 करूँ तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक एक जो थिक फैब्रिक होता है हमारे पास उस तरह की लुक आ रही है। तो अब ये काफ़ी आर्टिफिशियल और उस तरह का नहीं लग रहा। अगर आप दोबारा देखें 1 पे जो इसकी वैल्यू थी तो ये इस तरह का था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसको कुछ इस तरह से 6 तक कर दूँगी। तो इस तरह से आप मटेरियल्स का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो हमारे पास दूसरा पोर्शन है, इसको एडिट मोड पे आप चले जाएँ, सिलेक्टेड ये ऑलरेडी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसकी कोई भी मैपिंग नोट हमारे पास नहीं है, तो वो हमें खुद से ऐड करनी पड़ेगी। तो शिफ्ट ए प्रेस करके टेक्सचर, यहाँ पे कोऑर्डिनेट टेक्सचर या टेक्सचर कोऑर्डिनेट एक नोड होती है हमारे पास, ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट, फिर शिफ्ट ए प्रेस करके मैपिंग। तो ये दोनों नोड्स हमने इस तरह से कर लेनी है। सिंपल आपने क्या करना है कि जनरेटेड को आपने वेक्टर में प्लग कर देना है और वेक्टर को आपने बेस कलर के वेक्टर में प्लग कर देना है। तो अब अगर अच्छा, इससे भी पहले मैं एक चीज़ चाहती हूँ, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ वापस और जो ये फेसेस हमारे पास सिलेक्टेड हैं, अच्छा फेसेस हमारे पास ये वाले भी सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसकी सिलेक्शन हमें दोबारा करनी पड़ेगी। सिलेक्शन हमारी ठीक नहीं थी इसलिए वो सही तरह से वर्क नहीं कर रहा था। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये दोनों नोड्स हैं, मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट की। तो अब सिलेक्शन हमारी फिक्स हो गया। तो अब आपने सिंपली यहाँ से स्केल चेंज कर देना और अब आप देख सकते हैं कि इसका जो भी टेक्सचर था या मटेरियल था उसका साइज फिक्स हो गया है। तो इस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना है। पहले जो सिलेक्शन थी उसमें ये वाले फेसेस भी सिलेक्ट हुए थे, तो इस वजह से वो शो नहीं हो रहा था सही तरह। अब जब आपने सही वाली सिलेक्शन किया, मतलब कि ये ऊपर वाले लूप्स को सिलेक्ट किया, तो आपके पास ये नोड्स शो हो रही हैं। तो इसी तरह होता है, आपने मेक श्योर करना होता है कि आपकी जो भी सिलेक्शन है वो ठीक है, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। अब अगर हम लेआउट में वापस आ जाएं तो आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया पहले से। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं जूम करूँ तो ये थोड़ा सा जो वुड वाला मटेरियल है ये हमें नज़र आ रहा है। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और थोड़ा सा मैं इसको, अगर मैं साइड व्यू पे जाऊँ ताकि मुझे पता चले कि ये कितना मूव करना चाहिए, बिल्कुल माइनर सा हम इसे नीचे मूव कर देंगे और कंट्रोल 3 प्रेस करके देखती हूँ अब मैं, बाकी सारा ये ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो बिल्कुल माइनर सा मैंने इसको Z एक्सिस के अलोंग नीचे मूव किया है। अच्छा, अभी भी ना ये काफ़ी प्लेन सा लग रहा है, इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो इसमें अब एक और चीज़ हम करेंगे। पहले जो हमने चीज़ करनी है वो ये है कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे एक हमने स्टेयर्स बनानी थी वो किस तरह से बनाए। तो ये मटेरियल्स पे हम बाद में आते हैं, सबसे पहले हम स्टेयर्स देख लेते हैं। अगर मैं फ्रंट व्यू पे जाऊँ, शिफ्ट ए प्रेस करके आपने सिंपली एक क्यूब ऐड कर लेना है। साइड व्यू में जाके आपने इसको आगे ले आना है। अच्छा, अब आपने इसका साइज देखना है। तो Z एक्सिस के अलोंग इसका साइज बिल्कुल जितना स्टेयर्स का होता है आमतौर पे उतना ही लूंगी मैं और इसको ऊपर मूव करूंगी। आप देखें कि हमें सिर्फ इतना सा पोर्शन चाहिए, तो X एक्सिस के अलोंग भी इसका स्केल कम हो जाएगा। अब अगर साइड व्यू पे जाएं तो Y एक्सिस के अलोंग भी इसका साइज कम हो जाएगा। तो जितनी स्टेयर्स होती हैं आपने उतना ही इनको रखना है, इनका साइज रखना है कुछ इस तरह से। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि एक तो स्टेयर बनाने का तरीका मैंने आपको अगर याद हो मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर किया था। उसमें ये था कि आपने सिंपली एक क्यूब लेना होता है और उसके एक एज को बेवल करना होता है और वहाँ से आपने वो सब कुछ करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज हम वो वाला तरीका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें उस तरह की स्टेयर्स नहीं चाहिए, हमें स्टेयर्स थोड़ी सी अलग चाहिए। उसके लिए जो तरीका मैं यूज़ करूँगी वो ये है कि अभी मैंने एक क्यूब लिया और उसका मैंने स्केलिंग वगैरह कर लिया सेट। आप चाहें तो इसकी थोड़ी और कर सकते हैं, अगर आपको इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा लग रही है तो आप इसको सेट कर सकते हैं मज़ीद। अगर मैं फ्रंट व्यू पे जाऊँ तो आप देखें कि ये साइड से थोड़ा थोड़ा इतना सा एक्सटेंड हुआ है, तो वो भी आप चाहें तो कम कर सकते हैं। और जो स्टेयर्स इस तरह से हैं, थोड़ी सी साइज आप इसका फिक्स कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो तरीका है वो ये है कि सिंपल आपने एक काम करना है कि मॉडिफायर टैब में जाना है, यहाँ से आपने एरे मॉडिफायर ऐड कर देना है। इसमें अब आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं कि आपने शेप को किस तरह से रखना है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो रहा है वो किस तरह से होना चाहिए। अब इसमें लाइन है, सर्कल है, कर्व है, ट्रांसफॉर्म है। तो अभी तो ये लाइन में है, लेकिन लाइन का जो एक्सिस है वो ठीक नहीं है, हमें चाहिए आगे की तरफ। मतलब कि अगर हम इस तरह से देखें तो हमें y एक्सिस के अलोंग चाहिए, फिलहाल ये x एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ से अगर आप ऑफसेट की वैल्यू देखें तो x एक्सिस पे जो ऑफसेट है वो 1 है और y पे 0 है, z पे भी 0 है। तो आपने सिंपली क्या करना है, x वाली को आपने 0 कर देना है और अब आप अगर स्टेयर्स को देखें तो y वाली की आपने वैल्यू इंक्रीज कर देनी। अब आप देख रहे हैं कि मैं पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग इसको मूव कर रही हूँ।
तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, हालांकि हमें स्टेयर्स आगे की तरफ चाहिए, मतलब इस तरफ यूट के आगे की तरफ। तो सिंपली आपने इसकी वैल्यू को नेगेटिवली सेट करना है। दूसरी चीज ये कि इसका जो z एक्सिस के लॉन्ग ऑफसेट है वो भी आप चेंज करेंगे। सेम वही चीज है कि जब आप पॉजिटिव इसको वैल्यू को लेके जाएंगे तो ये ऊपर होगा, लेकिन हमें ये नीचे की तरफ चाहिए, इसकी आप नेगेटिव वैल्यू सेट कर देंगे। अब मैं इसको इस तरह से सेट करती जाऊंगी तो आप देख रहे हैं कि स्टेयर्स का एक स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी होता जा रहा है। अब जो y है वो आपने देखना है स्टेयर्स में गैप कितना है। अगर आपको इस तरह से साथ साथ चाहिए, मतलब एक स्टेप खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है, या फिर ये थोड़ा सा दूर हो जाए, या फिर ये थोड़ा सा इस तरह से पास पास हो जाए, तो मैं इनको थोड़ा सा पास पास रखूंगी, ना ज्यादा दूर रखूंगी, ना बिल्कुल एच टू एच रखूंगी। यहाँ से आप देखें, अगर इस एच की बात कर रही हूँ मैं, तो मैं इनको थोड़ा सा इस तरह से रखूंगी। और जो इसका काउंट है, अभी ये 3 है, यानी कि हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, तो काउंट को इंक्रीज कर दें जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है। अब आप देखें कि ग्रास पे कब टच होगा, ये इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो z एक्सिस के अलॉन्ग इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं ताकि ग्रास के ऊपर आपको स्टेप शो होता रहे, लेकिन अभी ये गैप थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप प्लेन देखें, प्लेन की बेस ये है हमारे पास, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ले जाऊं, बाकी y एक्सिस के अलॉन्ग भी मुझे ठीक लग रही है इसकी वैल्यू। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि स्टेयर्स कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रही हैं। अगर अभी भी आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। वो आप जितना आपको पसंद आ रहा है वो आप कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इजीएस्ट तरीका है स्टेयर्स डिजाइन करने का। अब जो इसमें दूसरी चीज है वो ये है कि अगर इसको हम छोड़ दें और शिफ्ट ए प्रेस करके एक क्यूब ऐड करें और हम इसका जो साइड पे एक स्ट्रक्चर होगा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्यूब को हम आगे ले आएंगे, साइज इसका हम एडजस्ट करते जाएंगे, हमें कितना रिक्वायर्ड है, तो मेरा ख्याल है इसको हम इतना सा रख लेते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसे रोटेट करूं और इसको इस तरह से ऊपर मूव करूं, अगर अब हम साइड व्यू से देखें तो आप इसको थोड़ा सा सेट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इस बॉडी के अंदर से इसको पास नहीं होने देना तो आपने इसको थोड़ा सा ऊपर सेट कर लेना है। सेम इसी तरह आपने एक चीज करनी है कि इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेना है, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ और नीचे की तरफ मूव कर लेना है। आप चाहें तो z एक्सिस के अलॉन्ग आप लोकल एक्सिस पे स्विच करके भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ताकि आपका इसके जो लोकल एक्सिस है, क्योंकि हमने इसको रोटेट कर लिया है तो वो ग्लोबल एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करिए तो हमारा काम सही नहीं हो रहा। तो आपने सिंपली इसको लोकल एक्सिस पे स्विच करके आपने इस पे वर्किंग करनी है ताकि आसान हो जाए आपके लिए। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इस तरह से मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने देखना है कि स्टेयर्स हमें इस तरह से शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वो भी मेरा ख्याल है वुडन स्टेयर्स इतनी भी नीट नहीं होती, तो अगर थोड़ी सी रफ हो तो वो ज्यादा अच्छा है। अब मैं इसकी डुप्लीकेट ले लूंगी Alt D प्रेस करके और मैं इसको कुछ इस तरह से मूव करूंगी। अच्छा, डिस्टेंस मैं इक्वल रखूंगी। आप देख रहे हैं जो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे है वो इक्वल रख रहे हैं हम, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन ज्यादा ना हो। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि जो लास्ट स्टेप है इसमें थोड़ा सा ये पीछे है, तो मैं इसका साइज इंक्रीज करने की कोशिश करती हूँ अलॉन्ग y एक्सिस, और y एक्सिस के अलॉन्ग ही से आगे मूव करेंगे हम, थोड़ा सा मजीद साइज इंक्रीज होगा कुछ इस तरह से। बॉटम की खैर है वो आपने नहीं देखना, बेशक वो जमीन के अंदर से भी पास हो जाए, इट्स ओके। तो ट्रांसफॉर्म्स हम रीसेट कर लेते हैं और ओरिजिन टू ज्योमेट्री, सेम इसी तरह ट्रांसफॉर्म्स रीसेट और सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री। अब हमने इस पे मटेरियल्स अप्लाई करने हैं। सिंपल आपने डोर वाला मटेरियल कंट्रोल L प्रेस करके लिंक मटेरियल्स और इसी तरह लिंक मटेरियल्स, तो कुछ मटेरियल आपके पास इस तरह का आ जाएगा। अच्छा, अब आप अगर जूम करें ना यहाँ से, ये स्टेयर्स थोड़ी सी हमें, अगर मैं कंट्रोल 3 प्रेस करके साइड व्यू पे जाऊँ तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये स्टेप्स ऊपर से नजर ना आए तो वो आप सेट कर सकते हैं, इतने कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अगर आपको स्टेयर्स का कलर नहीं पसंद आ रहा तो भी आप वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि डोर विंडो और ये सारा जितना भी इसमें वुडन वर्क है तो अगर वो एक कलर में हो तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा जो वुडन पीसीज हैं इनको थोड़ा सा ऊपर मूव करना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा कि अभी हमने इसके ट्रांसफॉर्म्स को रीसेट किया तो इसकी रोटेशन भी रीसेट हो गई है, तो आप वापस ग्लोबल एक्सिस पे स्विच करें तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम अगर इसका साइज इंक्रीज करें और थोड़ी सी रोटेशन से, मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे हो के रेस्टिंग पोजीशन पे है तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, स्टेयर्स का यहाँ तक हो गया। इसमें जो लास्ट स्टेप है मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ग्राउंड से इसका गैप है, लेकिन आई गेस इट्स ओके। तो यहाँ तक हम इसको करते हैं, अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम एक चीज़ करेंगे वो ये है कि सबसे पहले हम फ्रंट व्यू पे चले जाते हैं। शिफ्ट A प्रेस करके आपने यहाँ से एक सिलेंडर ऐड कर लेना है और इसको स्केल अप कर देना है। Z एक्सिस के अलॉन्ग इसका स्केल डाउन कर लें,
कुछ इस तरह से। अच्छा, अब मैं Ctrl+1 प्रेस करके बैक व्यू देख लेती हूँ कि ये पास तो नहीं कर रहा उसमें से, तो अब ये ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपने करनी है, एडिट मोड में जाके फेस सिलेक्शन मोड में आपने, अच्छा नमपैड से ना / प्रेस करें तो ये सेपरेट हो जाएगा, बाकी सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। अब मैं इसका टॉप और बॉटम वाला फेस जो है वो डिलीट कर दूंगी। वापस मैं / प्रेस करूंगी नमपैड से, ऑब्जेक्ट सारे व्यू पोर्ट में हमें शो हो जाएंगे। फिर आपने एक चीज करनी है कि ये जो विंडो और डोर में इसके जो फेसेस आ रहे हैं मैंने वो डिलीट करने हैं। आपने एक फेस सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्रेस करके लास्ट वाला फेस सेलेक्ट कर देना है। / प्रेस करके आप देख सकते हैं कि कोई और फेस सेलेक्ट तो नहीं है, तो ये मेक श्योर कर लिया करें सिलेक्शन का आप, और डिलीट फेसेस। अच्छा, अब जो यहाँ पे ये हमारे पास फेसेस रह गए हैं ना, इनको हम सेट करते हैं। अभी आपको शो हो रहा है कि यहाँ से विंडो से पास कर रही है ये शेप, इसके मतलब के जो वर्टिसेस हैं वो विंडो से पास कर रहे हैं। अगर मैं एक्सट्रीम मोड ऑफ करके सिलेक्ट करूँ तो लेट्स सी हमारे पास क्या सिलेक्शन है। अच्छा, एक्सट्रीम मोड ऑन करके जब आप करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि इसके पीछे वाले वर्टिसेस सिलेक्ट ना हो जाए, क्योंकि हमें सिर्फ ये जो आगे वाले वर्टिसेस हैं वो चाहिए। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपने देख के चलना है। मैं इसको विंडो से बिल्कुल इस तरह साइड पे मूव कर दूंगी। सेम इसी तरह जो इस साइड वाले 2 वर्टिसेस हैं हमारे पास, उनको भी मैं सिलेक्ट करूंगी और इस तरह से विंडो से बिल्कुल साइड पे मूव कर दूंगी। वो भी आपको पता चल जाएगा कि हमने इसमें करना क्या है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आगे भी मूव हो गया, तो इनको इस तरह से आप वापस प्लेस कर सकते हैं अपनी पोजीशन पे। कुछ इस तरह से आपने इसको सेट कर देना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपने ए प्रेस करके अब मैश को सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके सिंपली आपने इसको सब डिवाइड कर देना है। अब यहाँ से सब डिवाइड का जो भी नंबर ऑफ कट्स हैं वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो मैं इसको इतना ही रहने दूंगी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि आपने नॉर्मल्स की डायरेक्शन चेक कर लेनी है, तो नॉर्मल्स की डायरेक्शन भी हमारे पास ठीक है। वापस हम ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हैं, Ctrl+A प्रेस करके ट्रांसफॉर्म रीसेट करते हैं और सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है जो हमने मिस कर दिया। अगर मैं इसमें अंडू करूं तो जो सब डिवाइड करने से पहले वाला स्टेप था उसमें आपने सिंपली क्या करना है कि एक्सरे मोड ऑन कर लेते हैं और इसके वर्टिसेस जो बॉटम वाले हैं वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और 1 प्रेस करके आपने इसको थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा स्केल अप कर देना है। वापस हम इस तरह से जाते हैं, ए प्रेस करके सिंपल वही आपने स्टेप्स रिपीट करने हैं, यानी कि सब डिवाइड करना है, नंबर ऑफ कट्स को इंक्रीज कर देना है जितना भी आपको रिक्वायर्ड है, और इसके बाद आपने Ctrl+A प्रेस करके आल ट्रांसफॉर्म्स और सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री। एक दफा देख लेते हैं नॉर्मल्स की डायरेक्शन, वो भी ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया हमारा। जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आपने एक चीज करनी है। अगर हम एडिट मोड पे जाएं और टॉप वाले वर्टिसेस को हम सिलेक्ट करें तो इसमें एक चीज है कि मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगी अलोंग Z एक्सिस ऊपर की तरफ, और मैं फेस सिलेक्शन मोड में जाऊंगी और इन फेसेस का जो लूप है वो सिलेक्ट करूंगी और मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दूंगी। Alt+E प्रेस करके मैं एक्सट्रूड करूंगी अलोंग नॉर्मल्स। तो इस तरह से एक्सट्रूड करना है आपने, बिल्कुल माइनर सा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है वो ये है कि एक्सट्रीम मोड में ही रहते हुए आपने एक काम करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ऊपर वाले, मतलब कि हमने जो एक फेस एक्सट्रूड किया उसके जो वर्टिसेस हैं उनको आपने यहाँ से वर्टेक्स ग्रुप उनका क्रिएट कर लेना है और असाइन कर देना है। इसके बाद वापस हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ से आप / दोबारा से प्रेस कर सकते हैं। अब आपने एक काम करना है कि इसका वापस हम ट्रांसफॉर्म रीसेट भी कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें चेंजेस की थी। यहाँ से हम फिजिक्स टैब में जाएंगे, क्लॉथ एनेबल कर देंगे। अब जो इसमें एक चीज है वो ये है कि शेप टैब में हमने पिन ग्रुप में जो वर्टेक्स ग्रुप अभी हमने क्रिएट किया है वो हम इंसर्ट कर देंगे। इस पे क्लॉथ सिमुलेशन अप्लाई करने के बाद जो यूनिट की बॉडी है उस पर मैंने कोलेजन ऐड कर दिया, और अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो सिमुलेशन है वो इस तरह से वर्क कर रही है कि इसको हमने एक क्लॉथ का मटेरियल देना था। तो इसमें जो दूसरी चीज है वो ये है कि मॉडिफायर आप ऐड करेंगे, सब डिवीजन मॉडिफायर, और मेक श्योर करना है कि आपने सब डिवीजन मॉडिफायर को क्लॉथ मॉडिफायर के नीचे प्लेस करना है। इसके लेवल्स इंक्रीज कर देंगे हम। अब जो नेक्स्ट चीज है, जिस फ्रेम पे आपको लग रहा है कि ये क्लॉथ मटेरियल बिल्कुल ठीक है, इस तरह से बैक साइड से भी हम देख लेंगे, उस फ्रेम पे आपने सिंपली क्या करना है कि क्लॉथ मॉडिफायर को अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसमें मटेरियल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक कारपेट का मटेरियल है, ये भी आपको उसी वेबसाइट से मिल जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको रोटेट कर लिया ताकि जो कारपेट का मटेरियल है ये फिक्स हो जाए, और उसके बाद मैंने इसको प्लेस किया है एक्स एक्सिस के अलोंग, थोड़ा सा इसको राइट साइड पे मूव करके। इसी तरह मैं ये सिलेक्ट करूंगी, और आपने एक और चीज करनी है कि अब ये मैश है, आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो जो बाकी मैश है उसका पार्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपने एक काम करना है, सिंपली आपने यहाँ से एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से L प्रेस करना है, तो उससे जितनी भी लिंक्ड ज्योमेट्री होगी वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप देखें कि दूसरी जो हमारी
लेयर है यहाँ पे उसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो एल प्रेस करके आप लिंक ज्योमेट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम वही चीज हम करेंगे, इसको भी रोटेट कर देंगे, प्लेस करेंगे इसको कुछ इस तरह से सेंटर में। ये मटेरियल हमारे पास कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने टॉप वाली लेयर ली थी, जो हमने एक पार्ट इसका सेपरेट किया था और उसको एक्सट्रूड कर दिया था, उसका काम ये है कि अब हम इस पे मटेरियल अप्लाई करेंगे और जो इस कारपेट में हमें एक कलर नज़र आ रहा है, मैरूनिश सा एक कलर है, वो हम इस पे अप्लाई कर देंगे। ये जो टॉप वाला पार्ट है जो हमने सेपरेट किया था और इसको हमने एक्सट्रूड किया था, तो सिंपल आपने इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और शेड ऑटो स्मूथ पे क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह से कुछ आपके पास आ जाएगा। ये जो हमने सब डिवीजन की थी उससे थोड़ा सा ये राउंड हो गया, तो अब वो आप मैनुअली भी फिक्स कर सकते हैं। तो ये इस तरह से सेट हो जाएगा। मैंने सब डिवीजन सिंपल वाले में नहीं की थी क्योंकि उससे इस पे इतना खास फर्क नहीं आ रहा था, तो इसको आप बाद में मैनुअली सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक वाइट एरिया नज़र आ रहा होगा, तो इसको भी आप कवर कर सकते हैं। अगर आप ये रेड वाला एरिया थोड़ा सा नीचे ले आए तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और पहले जो हमारे पास एक प्लेन सी लुक आ रही थी अब वो भी नहीं आ रही। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है कि हमने शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से एक प्लेन ऐड कर लेना है। 7 प्रेस करके टॉप व्यू पे जाएंगे और इस प्लेन को हम बिल्कुल जो ये फ्रंट डोर है वहाँ पे मूव कर देंगे ताकि हम एक एंट्रेंस का एक मैट क्रिएट कर सकें। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका साइज कम कर देंगे ताकि सिर्फ स्टेयर्स और डोर वाला जो एरिया है वो कवर हो। नेक्स्ट स्टेप आपका वही है कि आपने कंट्रोल ए प्रेस करके ट्रांसफॉर्म्स को रीसेट कर देना और जो इसका ओरिजिन है वो ज्योमेट्री पे सेट कर देना है। तो इसके बाद आपने इसमें सिंपली मटेरियल अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि मटेरियल हमारे पास कुछ इस तरह से है। एडिट मोड में हम जाएंगे, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो ये जो वाइट पोर्शन आपको साइड पे नज़र आ रहा है इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आप इसका थोड़ा सा स्केल कम कर दें ताकि ये बिल्कुल एज टू एज हमारा डिज़ाइन हो जाए। वापस हम लेआउट में आते हैं तो एंट्रेंस हमारे पास कुछ इस तरह की डिज़ाइन हो जाएगी। काफ़ी अच्छी लग रही है अभी तक तो ये, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वाइट एरिया हमें अभी भी नज़र आ रहा है, तो इसको भी आप फिक्स कर सकते हैं। सिंपली आपने थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर देना है या फिर आप इसको थोड़ा सा GY प्रेस करके इसको मूव कर सकते हैं इस तरह से ताकि जो डिस्टेंस है हमारा वो इक्वल हो जाए। तो अभी तक हमारा डिज़ाइन कुछ इतना सा हुआ है कवर। इसका जो ये बॉटम वाला एरिया भी काफ़ी ज़्यादा प्लेन लग रहा है, तो हम एडिट मोड पे जाएंगे और जो फेस सिलेक्शन मोड है उसमें हम टॉप वाला फेस इसका सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले एक काम करेंगे कि P प्रेस करके इसकी जो सिलेक्शन है वो हम सेपरेट कर लेंगे। इसको शिफ्ट T प्रेस करके डुप्लीकेट कर लूँगी और जो इसकी लेयर हमारे पास आई है उसका मैं साइज कम कर लूँगी। 1 प्रेस करके थोड़ा सा इसको हम ऊपर मूव कर लेते हैं ताकि ये सरफेस पे हमें शो होना शुरू हो जाए। अच्छा, ये जो एंट्रेंस वाला मैट है उससे हमने नीचे रखना है, जो बाकी जगह है उससे हमने इसको ऊपर रखना है। यहाँ से अब हम इसमें मटेरियल अप्लाई कर देंगे। मटेरियल हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। इसके हम ट्रांसफॉर्म रीसेट कर देते हैं और ओरिजिन को भी ज्योमेट्री पे सेट कर देते हैं। अब इसके हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे सेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको सेंटर में ले आती हूँ और इसका मैं साइज़ एडजस्ट करती हूँ। अब आप देखें काफ़ी राउंड और प्यारा सा हमारे पास एक कारपेट यहाँ पे हमें शो हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले काफ़ी ज़्यादा प्लेन हो गया था, अब ये अच्छा लग रहा है। तो मेक श्योर करें कि चारों तरफ से आप इसका डिस्टेंस इक्वल कर लें क्योंकि जो वाइट पार्ट है इसका जो आउटलाइन है वो डिज़ाइन में हमें इक्वली चाहिए चारों तरफ, वरना वो अच्छी नहीं लगेगी। अब हमारे पास काफ़ी एक अच्छा सा मटीरियल रेडी हो गया। आप चाहें तो इसका स्केल डाउन कर लें मज़ीद या फिर स्केल अप कर लें, तो जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना आप इसे सेट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं करना चाहती हूँ कि यहाँ मॉडिफायर्स में अगर हम इस पे सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा के चेक करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये काफ़ी प्लेन सा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ी सी थिकनेस चाहती हूँ। यहाँ से इवन थिकनेस ऑन कर देंगे और थिकनेस इसकी हम इंक्रीज़ करेंगे थोड़ी सी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो इसके टॉप वाला जो फेस है उस पर हमने मटीरियल अप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं, इसको हम P प्रेस करके सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, हमारा जो बॉटम वाला फेस था वो भी सिलेक्ट हो गया, उसको हम अंडू कर देते हैं। इस तरह से हम इसे P प्रेस करके सेपरेट कर लेंगे। पहले इसका बॉटम वाला पार्ट भी हो गया था तो वो हमें नहीं चाहिए, तो वो मैंने अंडू करके दोबारा से सिलेक्शन किया है। तो अब हम ऑब्जेक्ट मोड में वापस आ जाएंगे। इसके मटेरियल्स जो भी हैं वो हम देखेंगे किस तरह से हम इसे मज़ीद सेट कर सकते हैं। अब जो इसका टॉप पार्ट है इसमें हम मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से एक मेरे पास मटेरियल है कारपेट का,
वो मैं अप्लाई कर देती हूँ। इसमें हमारा मटेरियल शो नहीं हो रहा, तो अब हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि वो ठीक है या नहीं। सबसे पहले तो हमने नॉर्मल्स की डायरेक्शन देख लेनी है, तो वो यहाँ पे हमारे पास ठीक है। तो इसको छोड़ के हम एक और चीज़ करेंगे कि हमने ट्रांसफॉर्म्स तो पहले ही सेट कर लिए थे। अब इसमें एक और चीज़ है कि आपने ए प्रेस करके इसकी मेश को सिलेक्ट कर लेना है, कुछ भी अनसिलेक्टेड ना हो। वहां से आपने कीबोर्ड से यू प्रेस करना है और यहाँ अपने स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है और इसको अनरैप कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि मटेरियल हमारा फौरन शो हो गया है। तो ये जो अनरैपिंग होती है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको भी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये आपको मैं बता रही हूँ कि मटेरियल्स अगर अप्लाई ना हो रहे हो तो एक रीजन ये भी हो सकती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सही तरह से अनरैप नहीं हुआ। तो सिंपली आपने यू प्रेस करके उसको अनरैप कर लेना होता है। अब हम अगर यहाँ यूवी एडिटिंग में जाएं तो अब हम यहाँ पे मटेरियल को सेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो व्हाइट पार्ट है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसका साइज थोड़ा सा कम करेंगे ताकि ये मटेरियल चारों तरफ इक्वली हमें शो हो। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में इसको थोड़ा सा मूव कर लूंगी तो ये मटेरियल हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप चाहें तो इस पे भी एक सर्कुलर कारपेट का मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ बेस में किया हुआ, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी तक तो मटेरियल्स हमारे काफी अच्छे सेट हो गए हैं। यहाँ से अगर हम देखें, अब इसमें एक और मेन चीज है कि हमने बैकग्राउंड ऐड करना है। अब इसमें हमने स्काई ऐड करना है या फिर आपने कोई भी इसमें HDRI ऐड करनी है। तो सबसे पहले आप फाइल सेव कर लें। इसके बाद आपने एक चीज करनी है कि यहाँ वर्ड प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पे जो आपको कलर शो हो रहा है यहाँ आपने येलो डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्काई टेक्सचर मिलेगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये स्काई यहाँ पे आ जाएगा। तो ईवी में ये नहीं चलता, लेकिन आपको रेंडर इंजन इसके लिए चेंज करना पड़ेगा। तो हम ईवी से साइकिल पे स्विच कर जाएंगे। वापस हम वर्ड प्रॉपर्टीज में जाएंगे और अभी भी हमें यहाँ पे कोई स्काई शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी हम मटेरियल प्रीव्यू में हैं। तो इसके लिए आपको रेंडर प्रीव्यू में जाना पड़ेगा। रेंडर मोड में थोड़ा सा इसे लोड होने में टाइम लगेगा। आप देखेंगे यहाँ पे एक बैकग्राउंड आ गया, स्काई आ गया, सन डिस्क भी हमारी शो हो रही है, तो लाइट पीछे से आ रही है। तो इसमें डिफरेंट आपके पास सेटिंग्स होती हैं। आप सन की इंटेंसिटी, साइज और इसका एलिवेशन आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इवन आप रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो जितना आपको एक ब्राइट सनी डे अगर दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। आपने इवनिंग का सीन दिखाना है वो भी आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसकी एलिवेशन चेंज करेंगे तो ये या तो बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा या फिर बिल्कुल जिस तरह सनसेट वाला होता है सीन, कुछ उस तरह से आपको शो होगा। आप देखें मैं इसकी वैल्यू चेंज करती जा रही हूँ तो ये बिल्कुल टॉप पे आ गया। अगर मैं इसकी एलिवेशन को कम करती जाऊँ तो इसका एंगल आप देखें सन नीचे मूव कर रहा है, तो ये शेडोज के हिसाब से आपको शो हो रहा होगा। इसी तरह जो सन साइज है वो भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसकी स्पीड थोड़ी सी यहाँ पे स्लो हो सकती है, तो आप सन का साइज भी चेंज कर सकते हैं। और भी आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। इसकी स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, आल्टीट्यूड है, एयर है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अभी अगर सन की इंटेंसिटी आप इंक्रीज करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह सन रोटेशन, अब रोटेशन में ये चारों तरफ आपका रोटेट करके जिस साइड पे भी आपको शेडोज चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं राइट साइड पे सन आ गया हमारा, तो शेडोज हमारे लेफ्ट साइड पे पड़ रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि हमें पीछे से अगर नजर आए, अब आप देखें पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पे सन आ गया। इसी तरह आप इसका जो साइज है वो भी देख सकते हैं। इन्हीं सेटिंग्स को यूज करते हुए आप इसमें इवनिंग सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये है, लेकिन अगर इसके साथ आपको थोड़ा और सीनरी भी चाहिए और लाइटिंग थोड़ी सी नेचुरल सी चाहिए हो और आपको इतनी सेटिंग्स ना समझ में आ रही हो तो आपके पास एक और तरीका है, आप HDRI यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, वापस हम मटेरियल प्रीव्यू में चले जाते हैं। सबसे पहले मेक श्योर करें आप फाइल सेव कर लें। अब जो आपने नेक्स्ट चीज करनी है वो यही है कि आपने एक अच्छी सी HDRI सर्च करनी है। तो यहाँ से हम ब्राउज HDRI पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से कोई भी आपको नेचर से रिलेटेड कोई सीनरी, कोई सनसेट या इस तरह का आपको जो भी HDRI मिल रही है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमें अपने सीन के अकॉर्डिंग बेस्ट कौन सी मिलती है। हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई माउंटेन्स वाली मिल जाए जिसके बैकग्राउंड में ऑलरेडी माउंटेन्स हो, ताकि वो हमारे सीन से थोड़ा सा मैच कर जाए। अच्छा, मैंने माउंटेन सर्च किया तो मुझे इस तरह की ऑप्शंस मिली हैं। तो देखते हैं हम कौन सी इसमें से सिलेक्ट करते हैं अपने लिए। अच्छा, यहाँ पे एक हमें नाइट स्काई मिला है। अगर मैं इसको ओपन करूँ दूसरी टैब में और मजीद देख लेते हैं तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। मैं 2K में इसे डाउनलोड कर रही हूँ। अच्छा, तो फाइल हमारी डाउनलोड हो गई। अब आपने वापस ब्लेंडर ओपन कर लेना है। यहाँ से हम सीधा वर्ल्ड इन्वायरमेंट में जाएंगे और सिंपल आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। कलर में आपने ये जो येलो डॉट नजर आ रहा है इस पे आपने क्लिक कर देना है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि स्काई टेक्सचर की बजाय आपने यहाँ से इन्वायरमेंट टेक्सचर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ये पैनल ओपन हो जाएगा आपके पास। आपने इसमें जाना है ओपन पे। जहाँ पे भी आपने अपनी फाइल डाउनलोड की हुई है वो
यहाँ पे ओपन इमेज पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी। अभी भी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि आप मटेरियल प्रीव्यू मोड में है, तो हम चले जाएंगे रेंडर में। अच्छा, रेंडर व्यू में आप देखेंगे कि लाइटिंग हमारी काफी अच्छी यहाँ पे लग रही है। इसका जो इन्वायरमेंट है वो इवनिंग का लग रहा है। तो अभी हम इसकी जो लोकेशन, रोटेशन, वो सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। उसका तरीका मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। आपने शेडिंग टैब पे चले जाना है। यहाँ से जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इसको आपने वर्ड पे स्विच कर देना है। आपने जो HDRI यहाँ पे डाउनलोड की थी वो यहाँ पे आपको नोड में शो हो रहा है। सिंपल आपने एक काम करना है कि Shift A प्रेस करके टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है, और दूसरी जो नोड है वो है हमारे पास मैपिंग नोड। तो ये भी हम ऐड कर लेते हैं। ये दोनों नोड्स हमारे पास ऐड हो गए हैं। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट का जनरेटेड है वो आपने प्लग कर देना है मैपिंग के वेक्टर में, और इसी तरह जो मैपिंग का वेक्टर आउटपुट है वो आपने प्लग कर देना है HDRI के वेक्टर में। तो इस तरह से आपका नोड सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ से आपने एक सिंपल काम करना है, वो ये है कि यहाँ से हम रेंडर व्यू में चले जाते हैं, और आप चाहें तो कैमरा व्यू में भी जा सकते हैं ताकि आपको पता हो कि आपका जो फ्रेम है उसमें आपको किस तरह का सीन चाहिए। तो अगर हम कैमरा में यहाँ पे 0 प्रेस करके कैमरा व्यू में चले जाएं, अब यहाँ से आपने सिंपल एक काम करना है कि जो मैपिंग नोड है इसमें जो आपको रोटेशन और ये स्केल, लोकेशन, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, आपने सिंपली इनके साथ प्ले करना है। तो अभी हम रोटेशन चेक करते हैं कि अगर हम इसे Z एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करें तो हम जो अपना यूट है इसका जो बैकग्राउंड है वो हम सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, जो मुझे लगा कि यहाँ पे सूटेबल बैकग्राउंड है इसका, वहां पे मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। अभी इस वक्त काफी पिक्सलेटेड यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि ये रेंडर व्यू में है हम, और ये साथ साथ रेंडर हो रहा है। अच्छा, ये रोटेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि वापस हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि जो इसका बैकग्राउंड है वो मुझे यही बेहतर लग रहा है। इसकी स्पीड काफी स्लो हो रही है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से रेंडर इंजन में चले जाएं, साइकिल्स की बजाय अगर हम ईवी पे स्विच करें तो ये काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा ह्यूमन रेफरेंस था वो हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। ह्यूमन रेफरेंस हमने हाइड कर दिया है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। लेकिन अगर हम साइकिल्स पे स्विच करें तो ये जो हमने ग्लास मटेरियल ऐड किया था वो ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी हमने ईवी पे इसे सेट किया हुआ, तो आप देख रहे हैं ये जो हमने ग्लास मटेरियल ऐड किया था वो इतना अच्छा रिफ्लेक्टिव मटेरियल नहीं है। तो अगर हम साइकिल्स पे स्विच करें और जो इसके जो सैंपल्स हैं, यानी कि व्यू पोर्ट और रेंडर में इसके जो मैक्स सैंपल्स हैं उनका हम नंबर कम कर दें। अगर आप इसे 120 तक कर लें, अगर आप इसे 120 पे सेट कर दें, और इसी तरह रेंडर में भी आप मैक्स सैंपल्स को 4000 से अगर 120 पे ही सेट कर दें, क्योंकि इतने ज्यादा सैंपल्स हमें चाहिए नहीं होते। और जो इसकी डिवाइस है वो आप CPU से GPU कंप्यूट पे स्विच कर देंगे। तो जो भी आपका GPU है वो सारी सेटिंग्स आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक और जो चीज है वो ये है कि आपने नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ कलर मैनेजमेंट में आपके पास जो व्यू है इसको आप फिल्मिक कर देंगे, या फिर अगर फिल्मिक अच्छी नहीं लग रही तो आप इसमें से सारी लुक्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये किस तरह का रिजल्ट आ रहा है वो आप देखें। अच्छा, रॉ में मुझे लगता है ज्यादा ड्रामेटिक सा और सिनेमैटिक सा इसका एक रिजल्ट आ रहा है, तो शायद इसको मैं रॉ पे छोड़ दूं या फिर बाकी भी देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो ACES जो भी इसका व्यू का एक हमारे पास ऑप्शन है उस पे भी काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो इसमें से कोई भी आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम व्यू को फिल्मिक कर दें और इसका जो लुक है वो हाई कंट्रास्ट कर दें तो भी काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। जो एंड फ्रेम है वो आपने सेट कर लेना है। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि हमने इसका आउटपुट फोल्डर सेट करना है, तो यहाँ से वो आप सेट कर लेंगे। तो ये मैंने एक फोल्डर इसका सेट कर दिया। अच्छा, अब जो हम इसमें रोटेशन और लोकेशन की बात कर रहे थे, आप वो भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए। अगर आप इसकी चेंज करेंगे आप रोटेशन, तो वो कुछ इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आएगा। वैसे भी नॉट बैड, लेकिन ना ये थोड़ा सा अच्छा, ये जो दूर वाले माउंटेन्स हैं इनको आप ऊपर करने के लिए थोड़ा सा इसकी जो रोटेशन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आपके पास रिजल्ट आएगा। वैसे ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हम स्काई भी लेके आएंगे, थोड़े से माउंटेन्स भी लेके आएंगे, और इस तरह से हम इसे रोटेट कर देंगे। ज्यादा रोटेट नहीं करना। वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन की जरूरत नहीं है हमें, वो हम 0 ही रहने देंगे। इसी तरह जो लोकेशन है हमारी वो आप देख लें, जितना आप जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो हमारे पास लोकेशन थी वो ठीक थी, लेकिन फिर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो लोकेशन है वो चेंज करने से इसके जो लाइट्स और शेडोज हैं उन पे भी काफी फर्क पड़ रहा है, तो वो जो भी आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ थोड़ी सी रोटेशन करूंगी। अगर मैं इसे
पहले 0 पे सेट करूँ ताकि मुझे पता हो मुझे कितनी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल मैं माइनर से इसमें चेंजेस लेके आऊंगी क्योंकि मुझे इतनी भी लाइट नहीं यहाँ पे चाहिए, थोड़ा सा इवनिंग स्काई चाहिए मुझे। अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है ये सन है हमारे पास, ये मून है, तो मैं यहाँ पे मेरा ख्याल है यही सेट कर लेती हूँ। बाकी जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। बाकी ये जो यहाँ ओवरलेस वाली ऑप्शन है मैं इसे डिसेबल कर दूं ताकि जो एक्सिस वाली लाइंस है और ये जो ग्रिड वाली लाइन है वो हमें शो ना हो। तो आप इसे ऑफ करके भी अपना फाइनल रिजल्ट इस तरह से देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से। अच्छा ये जो यहाँ पे फ्लावर्स हैं काफी अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है क्योंकि काफी कलरफुल और अच्छा सा इसका एक रिजल्ट शो हो रहा है हमें। So this is my final render and I think it's looking great. Don't forget to share yours with me. Alright everyone, so this was it for the video. I hope you enjoyed it as much as I did क्योंकि मुझे वीडियो बनाते हुए वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी चीज़ें। तो इस तरह के वर्कफ्लोज और भी काफ़ी ज़्यादा हम शेयर करते रहेंगे। So don't forget to like, share and subscribe. I'll catch you in the next one.